जय हिंद। आज का ये जो वीडियो होने वाला है यूपीएससी एग्जाम को लेकर है। सिविल सर्विसेज जो एग्जाम 2026 है, जैसा कि आप बोर्ड पर सामने देख पा रहे होंगे, इन विषय वस्तुओं को लेकर के है। और इस पर आज हम बात करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के, खासकर उसके जो खास सेक्शंस होते हैं, विशेषकर इकोनॉमी वाला सेक्शन किस प्रकार से तैयार करना चाहिए प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू के अप्रोच पर, इस विषय वस्तु को लेकर के हम यहाँ बात करने वाले हैं। चलिए तो बिना देर करे शुरू करते हैं। सबसे पहली जानकारी, जबलपुर शहर में ऑफलाइन क्लासेस यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए डेडिकेटेड बैच अपने यहाँ पर उपलब्ध है। इसके अलावा बाहर के जो विद्यार्थी हैं, यदि वे ऑनलाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही नॉमिनल फीस पर यूपीएससी का डेडिकेटेड बैच आपके लिए उपलब्ध है। और ये इतना अच्छा बैच होने वाला है जो कि ना केवल यूपीएससी एग्जाम को लेकर के फोकस होगा, बल्कि आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत सहयोग करने वाला है। खासकर इसमें जिस प्रकार से कंटेंट को लेकर के क्वालिटी होनी चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, और किस प्रकार से नोट्स मेकिंग, उसकी स्टडी, उसकी टीचिंग, प्लस बाद में रिवीजन होना चाहिए, और वो सारी रणनीति जो कि एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत जरूरी होती है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, उन चीजों को फोकस करके पढ़ाया जाएगा। बहुत जगह पर विद्यार्थियों के साथ में चुनौतियां जाती, समस्या जाती है कि बोले सर जी हमको डेडिकेटेड बैच चाहिए यूपीएससी के लिए, बट मिल नहीं पाता। पता चला पीएससी वाले बैच में बैठ के पढ़ लो, एसएससी वाला पढ़ लो, ये कर लो वो कर लो, वैसा कुछ भी नहीं है। डेडिकेटेड बैच बहुत ही समर्पित बैच होने वाला है एग्जाम 2026 को लेकर के। और कैसा क्या होगा इसके बारे में और भी अपन बात करेंगे अभी आगे के सेक्शंस में, आप देखेंगे। तो अपने यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। और यदि आपका यह सपना है यूपीएससी और आप उसे साकार करना चाहते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच के माध्यम से, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं, दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस, यूपीएससी मेंस का सिलेबस। उसको आप देखिएगा, यहाँ बोर्ड पर नहीं दिखाने वाले, उसको आप देखिएगा शॉर्ट में, तो आप इस बात को फाइंड आउट करोगे कि जो यूपीएससी प्री का सिलेबस होता है तो बहुत ही छोटा सा होता है। सच बात तो है कि उसमें पूरी इंफॉर्मेशन समाहित भी नहीं होती। जिस प्रकार से जितना ब्रॉड वे में जितना लेंथ वाला क्वेश्चन पेपर आता है और काफी अच्छा लेवल उसका होता है, उसको सॉल्व करना पड़ता है। जबकि हाँ, मेंस में आप ये कह सकते हो कि जो मेंस का सिलेबस होता है उसमें उसकी काफी डिटेलिंग हमको मिल जाती है, एक अप्रोच मिल जाती है आपको। तो सच्चाई ये है कि यूपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस को आप कभी भी अकेला नहीं देखें, आपको देखना चाहिए उसको यूपीएससी मेंस के सिलेबस पर। दूसरा, इसी से जुड़ा हुआ बिल्कुल सेम लिंकम पॉइंट होता है कि कभी भी आप उसकी तैयारी करें तो यूपीएससी उन एग्जाम्स में से कहलाता है जिसकी केवल प्रीलिम्स की तैयारी नहीं होती, वहां पर प्री कम मेंस प्लस इंटरव्यू की ही तैयारी होती है। और जो इस अप्रोच को लेकर के विद्यार्थी चलते हैं, रियल बात यह है कि एग्जाम उनका ही क्वालिफाई होता है। नहीं तो ऐसे मैंने बहुत सारे विद्यार्थी देखे हैं जो केवल यूपीएससी प्री के लिए ही लगे रहते हैं और पता चला प्री बस क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, प्री भी नहीं हो पा रहा है, ऐसा कहना ज्यादा उचित होगा। ऐसी मिस्टेक ना हो, जबकि वे अपना बहुत कीमती समय, बहुत वर्षों डाल देते हैं, बहुत समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और खासकर हिंदी मीडियम्स के विद्यार्थी जो होते हैं उनके साथ तो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो एक रामबाण सॉल्यूशन आपके लिए सामने दिया हुआ है, ये बैच आपके लिए होने वाला है। यदि आप डेडिकेटेड वे में तैयारी करना चाहते हैं, स्पेशली यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। तो तैयारी कैसी करेंगे, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों की अप्रोच को लेकर के करेंगे। प्री और मेंस का तो आपके पास में सिलेबस है, बट उस सिलेबस में किसको फोकस करना चाहिए आपको, मुख्य परीक्षा के। यदि आप देखेंगे यूपीएससी के एग्जाम्स पेपर्स को, तो सारे विषय तो लगभग जो सिलेबस में मेंशन है वो समाहित हैं। कुछ विषयों को लेकर के बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत टफ सेक्शन पड़ जाते हैं, तो वे विषय की तैयारी काफी कठिन पड़ती है। सारे विषयों पर तो यहाँ बात नहीं करेंगे, उनमें से एक विषय कहलाता है आपका इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमी, जो सब्जेक्ट होता है वो कहलाता है। और उस विषय पर बहुत सारे विद्यार्थियों की कमांड उतनी अच्छी हो नहीं पाती सर जी। जबकि जो भी विद्यार्थी अगर एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं और बिल्कुल डैम श्योर ये करना चाहते हैं कि प्री तो हर बार निकलेगा ही निकलेगा आपका, मेंस भी निकले आपका साथ भी क्वालिफाई हो, यदि वो करना चाहते हैं तो बहुत गौर से मेरी बात को सुनिए और जो तरीके बता रहे हैं उन बातों को समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि देखिए, जो भी कठिन सेक्शन है उनको आपको पहले बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इकोनॉमी के लिए कहा, इंडियन इकोनॉमी के लिए कहा आपसे, ये सेक्शन जो होता है ये काफ़ी टाइम लेता है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल इसमें अप्रोच होती है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको समझना पड़ता है। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स के साथ में फैक्ट्स को भी ध्यान रखना पड़ता है। इसके साथ साथ आपको स्टैंडर्ड्स की जो बुक्स होती हैं उनको भी अध्ययन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप देखेंगे अभी जो हम आपको चीज़ें दिखाने वाले हैं वो है इंडियन इकोनॉमी को लेकर के रमेश सिंह जी की बुक। ये बहुत ही अच्छी पुस्तक कहलाती है।
हालांकि सारे सेक्शन इसमें से कवर नहीं होने वाले हैं, बहुत सारी चीजें आपको करंट अफेयर से कवर करनी पड़ेंगी, कुछ और भी जो डिफरेंट सोर्सेज होते हैं उनमें से आपको कवर करनी पड़ेगी। इसमें आपको दिया मिल जाएगा, काफी अच्छा कंटेंट दिया रहता है। इसी में से एक जो टॉपिक कहलाता है आपका, उस पर भी हम बात कर लेते हैं, उस पर आने वाले सभी। अब ये बुक जो है लगभग सभी विद्यार्थी परचेज करते हैं, सभी तैयारी करते हैं साहब जी, पढ़ते हैं। पर पढ़ने के दौरान में एक चीज आपको नजर आएगी कि यार बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही। पढ़ तो रहे हैं पर उतना ग्रैस्प नहीं कर पा रहे। पढ़ के गए, उसमें से ही क्वेश्चन आ गया, उसके बावजूद ही कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक हो गई या मिस्टेक हो गई, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच को लेकर के हो गई, या जिस प्रकार से यूपीएससी का पेपर होता है कि साहब जी तीन तीन कथन दिए और बताना इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला और दूसरा तो मालूम था कि सही है कि गलत है, लेकिन तीसरे को लेकर के कंफ्यूजन हो गया। तो ये बहुत ही डायनामिक अप्रोच कहलाती है। उसको तैयार करने के लिए आपको केवल किताब को खरीद करके नॉर्मल वे में पढ़ना सफिशिएंट नहीं है। उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी इस प्रकार के बैच की, इस प्रकार के मेंटर्स की, जो डेडिकेटेड वे में उस सब्जेक्ट को, उस सब्जेक्ट के भी उस खास टॉपिक को, उस खास टॉपिक के भी उस खास सेक्शन को यूपीएससी की अप्रोच पर, प्री प्लस मेंस दोनों की अप्रोच पर आपको बताएं, प्लस करंट अफेयर्स के साथ में अपडेट करके बताएं, तब जा करके आपकी चीजें रियल वे में तैयार होंगी। और जब ऐसे कर करके जो कठिन सब्जेक्ट माने जाते हैं कुछ विद्यार्थियों के द्वारा, चाहे इकोनॉमी वाला सेक्शन हो, चाहे साइंस वाला हो, चाहे खुद करंट अफेयर वाला सेक्शन हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला सेक्शन हो, उनको आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है। और उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें इस बैच में कवर मिलने वाली हैं। और यकीन मानिए जिस प्रकार से यहाँ पर बताएंगे, अगर अगले 1 साल आपने उस प्रकार से तैयार कर लिए तो बहुत अधिक आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। बहुत बड़े सेक्शन में से आप गुजर चुके होंगे, गो थ्रू हो चुके होंगे इतने कम टाइम को लेकर के, या इतने कम टाइम में एक अपने आप को एक अच्छी स्टेज पर आप पाएंगे, मैं आपको इतना दावा कर सकता हूँ। वरना यूपीएससी की तैयारी में बहुत समय लगता है, बहुत श्रम लगता है, और कई बार तो कई विद्यार्थियों के लिए ये कोई ट्रैप बन जाता है। ऐसा ना होने दें, उसके लिए एक अच्छा मार्गदर्शन ग्रहण करें, वो आपके लिए बहुत लाभदायक, बहुत फायदेमंद होने वाला है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, कुछ चीजें देखना चाहेंगे। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, इकोनॉमी के बहुत सारे सेक्शंस हैं। इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी, करंट अफेयर के साथ में अपग्रेड करके एक हाइब्रिड पैटर्न तैयार करें, सारे सेक्शन है। रमेश सिंह जी की पुस्तक आप सामने देख रहे हैं, बोर्ड पर देख पा रहे हैं, टॉपिक नंबर 5 आप देख पा रहे हैं। ठीक, कुछ सेक्शन हो चुके हैं इकोनॉमी के अपनी क्लास में, उसके पश्चात में ये वीडियो बन रहा है जो कि आप देख रहे हैं। यानी कि बैच स्टार्ट हो चुका है अपने यहाँ पर, और अपन किस टॉपिक पर आ गए हैं, 5th नंबर के टॉपिक पर आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि टॉपिक नंबर 1 हो गया है, 2 हो गया है, 3 हो गया है, 4 हो गया है। इवन रियल बात तो ये है कि एक टॉपिक और भी है जो बाद का 7 नंबर समथिंग कुछ का, या 8 नंबर का, वो भी हो चुका है ना। चलिए, तो सामने जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्टैंडर्ड की ये बुक कहलाती है, टेक्स्ट बुक कहलाती है, सबसे अच्छी पुस्तकों में से कहलाती है। और मैंने इसकी आपको विशेषताएं बताई, और कुछ चीज़ों को लेकर के मैं कमियां भी बताऊंगा कि कहाँ पर हमको वर्क करना पड़ता है, वो अभी क्लास के दौरान में या इस सेक्शन को समझने के लिए दौरान में आपको बताऊंगा मैं। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, पूरा का पूरा आपको बहुत अच्छे से करना है इसको। टॉपिक नंबर 5 आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग करके दिया होगा। यहाँ पर भारत की इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं दिया है, पूरे वर्ल्ड वाइड में ये सिनेरियो, ये पैटर्न कैसे आया, इसका एक बैकग्राउंड कैसे बना, क्या होता है ये, क्या अप्रोच होती है, किन किन सेक्टर को समाहित किया जाता है, एक इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, करंट का पर्सपेक्टिव क्या है, इन सारे सेक्शनों को आपको यहाँ पर दिया होगा साहब जी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से जैसे कि आप देख रहे हैं, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हाईलाइटेड हैं, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, ना केवल प्री मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों पर्सपेक्टिव से बताई जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कोटेशन देख पा रहे हैं कि नेहरू जी का कोटेशन है ये, बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, योजना बनाना और योजनागत समाज में रहना अलग अलग स्तर वाली बात कही गई है। केवल योजना बनाना बस पर्याप्त नहीं है, जैसे कि ये वाली बात कही, इसके साथ साथ उन्होंने क्या भी कहा है कि सब कुछ योजना के उद्देश्यों पर, नियंत्रित करने वाली जो सत्ता होती है उस पर, और इसके साथ ही जो योजना बना रही बॉडी, जिस देश के लिए बना रही है, उसके जो पीछे खड़ी सरकार है, सत्ता है, उस पर भी निर्भर करता है साहब जी। ठीक है, तब जाकर के कोई योजना सफल हो पाती है और उसके अच्छे परिणाम या अपेक्षित परिणाम हमको मिल पाते हैं। अब ये प्री के लिए नहीं बताया आपको मैंने, इस बात को आप समझिए, ये काफी गहरा, बहुत ही अच्छा कथन है। हो सकता है कि इस पर सीधा का सीधा यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन बन जाए, जहां तक मुझे याद है इनडायरेक्ट वे में ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। ठीक है, तो
वहां पर हो सकता बन जाए, आपको इसको डिफाइन करना पड़े इन चीजों को कि क्या कैसा पर्सपेक्टिव है, क्या चुनौतियां जाती हैं, क्रिटिकली इसको एग्जामिन करने के लिए कह दें। वहां आ सकता है, वहां नहीं भी आता तो आपको इस कथन को याद रखना है सबसे पहली चीज कि क्या कहा गया है नियोजन के बारे में। केवल योजना बनाना मात्र पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी सफलता या उसके अच्छे परिणाम किस पर निर्भर करते हैं साहब जी? उसके परिणाम निर्भर करते हैं साहब जी उसके उद्देश्यों पर। यानी कि उसके कैसे उद्देश्य हैं, सामाजिक उद्देश्य को लेकर के हम क्या चल रहे हैं, आर्थिक उद्देश्य मात्र लेके चल रहे हैं, परिपूर्ण सर्वांगीण उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं। इन बातों को वो पूछ रहा है। क्योंकि अभी आएगा कि साहब जी भारत अब किस प्रकार की नियोजन कर रहा है, तो मानक वाला कर रहा है साहब जी। इस बात को ध्यान रखना, वहां पर आपको ये काम आएगा, ये क्या होता है, ठीक है, बात करेंगे। दूसरी बात, नियंत्रित करने वाली सत्ता और उसके पीछे खड़ी सरकारें, यानी कहीं ना कहीं उनके उद्देश्य कितने हैं, वो कितने डेडिकेटेड हैं उन लक्ष्यों को साकार करने के लिए, कितना लग करके प्रयास करें। प्रयास बस मत करना पर्याप्त नहीं होता, कितना लग करके प्रतिबद्धता के साथ में लगे हुए हैं, ठीक है। इन सब बातों पर भी निर्भर करता है। तो जब आप कोई अच्छा सा आंसर लिख रहे हो, निबंध लिख रहे हो, मैं कह रहा हूँ मेंस में आप ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, कोई आर्थिक विषय पर आप लिख रहे हैं या किसी भी इससे संबंधित विकासात्मक विषय से लिख रहे हैं, तो आप वहां पर इस कथन का उपयोग कर सकते हो, रेफरेंस में दे सकते हैं साहब ये किसका कथन है, वहां आपको ये काम आएगा। तो ये चीज आपने अभी से ही तैयार कर ली। इसका औचित्य यह है आपको बताने का कि ऐसा नहीं है कि जब आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद में आप इस प्रकार की चीजों को रटना चालू करेंगे या लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, बल्कि आप अभी से करेंगे। क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम मैंने बिगनिंग में ही क्या कहा, प्री और मेंस नहीं होता, वो तो केवल दिखावा है। वास्तविकता बात तो यह है सभी, प्री कम मेंस की अप्रोच ही होनी चाहिए। साल भर के 12 महीनों में जो आपका पैटर्न होना चाहिए, लगभग 8 से 9 महीने चलता है मेंस की अप्रोच को लेकर के, जबकि लास्ट के 3 महीने में अपन डेडिकेटेड होकर फोकस कर देते हैं प्रीलिम्स के स्पेशल कुछ फैक्ट्स वगैरह को लेकर के। हालांकि उसमें भी अप्रोच मेंस की छुपी हुई होती है। जो इस स्ट्रेटजी को लेकर के चलते हैं वो आराम से एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। उनका प्री देने जाना मतलब ये निश्चित होता है इनका प्रीलिम्स तो क्लियर होना ही है, 3 से 4 महीने के बाद ये मेंस देंगे ही देंगे, ये तो तय बात है, जब आप इस प्रकार की अप्रोच को लेकर के चलते हैं। और जो व्यक्ति इस तरह से जो कथन दिए हुए हैं, उनको इतना महत्वपूर्ण मान करके पढ़ रहा है, समझ रहा है, रूपरेखा बना रहा है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रख रहा है, तो उसके अंदर में जो कोटेशन या जो फैक्ट्स या जो कॉन्सेप्ट दिए होंगे, डेफिनेटली उसको भी बहुत अच्छे से याद करके जाएगा, बहुत अच्छे से लर्न करके, बहुत अच्छे से समझ के जाएगा। जब उनको भी करके जाएगा तो उसका प्री और मेंस निकलना तो लगभग निश्चित ही है ना साहब जी। क्लियर है? तो ये आपकी अप्रोच होगी बिल्कुल बिगिनिंग से था। क्लियर? चलिए, अब टॉपिक का नाम क्या दिया आपने देखा कि आर्थिक नियोजन दिया, इकोनॉमिक प्लानिंग करके दिया हुआ है, कोटेशन आपको दिया हुआ है, आपके लिए कुछ नोट्स वगैरह दिए हुए हैं। भारत ने किस प्रकार से बोला साहब जी आफ्टर इंडिपेंडेंस एक प्लान्ड इकोनॉमी की व्यवस्था को हमने अपनाया हुआ, हमारे यहाँ पॉलिसी थिंक टैंक रहे हैं, पुराना वाला योजना आयोग कहलाता है। 1 जनवरी 2015 से अपन ने क्या बनाया साहब जी, नीति आयोग बनाया हुआ है। ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव से आपके लिए काम का हो सकता है। पहले ही इंडिया वाला सेक्शन आप देख लीजिए बिल्कुल बिना देर करे, पहले ही कुछ क्वेश्चंस को आप देख लीजिए तो आपके काम आ जाएगा। ठीक, पहले इंडियन पर्सपेक्टिव को आप समझ लीजिए बिल्कुल एडवांस में। मैंने बहुत सारे पेजेस आपके लिए स्किप कर दिए, बिल्कुल शॉर्ट में आपको क्या बताना चाहता हूँ उस बात को देखिए, फाइंड आउट कर जाओगे आप, उसकी अप्रोच को समझ जाओगे। यदि अपन देखें तो यहाँ पर आपको पेज नंबर आपको सामने दिख रहा होगा, उससे मैच कर लीजिएगा साथी। आदेशात्मक नियोजन, निर्देशात्मक इम्परेटिव, ठीक है, और इंडिकेटिव वाला, ये दोनों प्रकार के। लेकिन उसके बाद में एक नया तंत्र आता है साहब जी, ये जो नई व्यवस्था आई हुई है साहब जी, ठीक है, जिसको क्या भी कहा जाता है, नॉर्मेटिव भी करके कहा जाता है साहब जी। ठीक, और एक और दूसरा आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ सीधे सीधे आप आ जाएंगे साहब जी, मानकी नियोजन। कौन सा वाला साहब जी, ये दो प्रकार के नियोजन होते हैं, मानकी नियोजन साहब जी एंड सिस्टम प्लानिंग। भारत में जो व्यवस्था अपनाएगी पहले ही दिमाग में चढ़ा लो और उसके सापेक्ष में आप पूरे पूरे टॉपिक को समझिए कि भारत में कैसे अपनाई गई ये वाली साहब जी, बिल्कुल एडवांस में जान लो। ये जो व्यवस्था होती है जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, मानकीय नियोजन को इंग्लिश में नॉर्मेटिव प्लानिंग करके कहा जा रहा है। ये होती क्या है, यह मूल्यों पर आधारित होती है। ये आएगा ना केवल प्री में बल्कि मेंस के लिए तैयार रखना है, निबंध के लिए, ऐसे के लिए तैयार रखना है, एडवांस में जान लीजिए साहब जी। ठीक है, क्या होता है साहब जी, ये मूल्य व्यवस्था पर आधारित होती है। वहां की जनसंख्या, वहां की जरूरतें, वहां की सोच विचारधारा परंपरा, मान्यताएं, विश्वास, उन सभी चीजों को लेकर के चलती है। बहुत ही शॉर्ट में कहा जाए तो आप कितनी ही योजनाएं प्लानिंग कर लो, जब तक उन लोगों जिनके लिए आप योजनाएं बना रहे
उनके अनुरूप ढल के, उनकी सुविधा के हिसाब से उन्हें इसमें शामिल करके, उनके लक्ष्यों को शामिल करके योजना नहीं बना रहे, तब तक सफल नहीं होगी। इस मॉडल को यहाँ पर अपनाया गया साहब जी, ठीक है। शुरुआत में इस मॉडल को अपनाने में बहुत झिझके हैं साहब जी सभी लोग। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आप देखेंगे 47 से लेकर के 1990 तक एक अलग कहानी चलती है साहब जी, और 1991 के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं उसके बाद से एक अलग ही वे चलता है, ठीक। विशेषकर अब जो स्वरूप हमको देखने के लिए मिलता है कि खासकर बिहेवियरल जो इकोनॉमी होती है, उसको अपनाने के बाद में, उसको मान्यता मिलने के बाद में इस व्यवस्था को अपनाया गया है साहब जी, लगभग दुनिया के कई देशों में साहब जी। हाल ही में करंट में आप देखेंगे जब, तो हाल ही में का मतलब ये है कि आप उठा के रख सकते हैं 5 साल 10 साल पुराना एग्जाम्पल भी, ठीक। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2012 में इसको फोकस किया गया था। 2015 की जो विश्व विकास रिपोर्ट थी, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट थी, उसमें फोकस किया गया था, आप इस चीज को समझें। और उसमें क्या बातें कही गई हैं, लक्षित जनसंख्या के व्यावहारिक पहलुओं को शामिल करने की सलाह दी गई है। बोले पढ़ तो रहे हैं, समझ में नहीं आ रही है क्या मीनिंग होता, क्या है लक्षित जनसंख्या। सीधी बात, आप इस पर आइए सर, बिल्कुल सीधा सीधा। भारत में जो हमारी बॉडी है, 2015 में नई बॉडी बनी है, थिंक टैंक हमारा, थिंक पॉलिसी टैंक, जिसको नीति आयोग कहते हैं, वहां से ये देखने को मिलता। और उसके पहले का एक बैकग्राउंड देख रहे हो, 2010-11 का जो पहला इकोनॉमिक सर्वे कहलाता है, वो फर्स्ट है, ध्यान रखना, इस दिशा में साहब जी, ठीक है। अगर द केस ऑफ इंडिया आप देखना चाहें, मानक दृष्टिकोण की पहली बार वकालत की गई भारतीय अर्थव्यवस्था में, किसमें की गई है, इकोनॉमिक सर्वे में की गई है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट कहलाता है, पहली बार की गई तो पूछ दिया जाएगा उठा करके, और इसी लाइन पर से क्वेश्चन बनेगा, ठीक। ये बोले साहब जी पहली बार भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11 में इस चीज को लेकर के कहा था, कोटेशन बताइए सही है कि गलत है। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी मोटी किताब है। यहाँ अपने यहाँ की क्लास में सबसे खास जो अप्रोच रहती है, और जो क्लास में हम नोट्स बनवाते हैं या जो नोट डाउन कराते हैं, उसकी विशेषता ये होती है कि आपको लगभग लगभग वैसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में देखने के लिए मिल जाएंगे। और कई बार तो विद्यार्थी यहाँ तक बोल देते हैं कि ऐसा लगता है कि साहब पेपर बिल्कुल आप ही ने सेट करवाया है क्या। कई बार ये चीजें, तो इतने शॉर्ट एंड स्वीट वे में वो आपके पूरे पूरे नोट्स बंच तैयार हो जाता है, प्लस क्लास में आपको पूरा पूरा टॉपिक समझा दिया जाता है, आपकी अप्रोच डेवलप होती है। नोट्स बना है तो उन फैक्ट्स को ब्रश अप करके जाते हैं, पेपर आराम से निकलता है, क्वालिफाई होता है साहब जी। इतना टफ नहीं है, ठीक है। बशर्ते सही तरीके से रेगुलर रहें, निरंतर रहें, प्रतिबद्ध रहें, डिसिप्लिन में रहें, जैसा क्लास में बता रहे हैं वैसा करिए, आराम से आप बनाएंगे। तो भारत के संदर्भ में देखें तो मानकीय दृष्टिकोण कब अपनाया है, 2010-11 के सर्वे में पहली बार अपनाया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से हाईलाइट करके पॉइंट आउट करके नोट डाउन करेंगे आप उस चीज को। आगे देखते हैं क्या फोकस किया गया, रीति रिवाज परंपरा स्वभाव, जो कि मैंने आपसे पहले ही कहा। विधिवत औपचारिक तौर पर इस चीज को कब से क्या अपनाया गया है, नीति आयोग 2015 साहब जी, ठीक है। इसमें इसमें साफ साफ कहा गया, और इस कोटेशन को आपको पॉइंट आउट करना है। मेंस में जब क्वेश्चन आएगा तो वहां आपको ये लिख करके देना है साहब जी, ठीक है। इस नए विषय वस्तु को लेकर के अपन देखें साहब जी, तो हमको क्या देखने के लिए मिलता है कि भारत आधिकारिक रूप से मानक नियोजन को अपनाने की दिशा में अग्रसर हो चुका है साहब जी। क्या कहलाता है ये मानक, बार बार ये वर्ड आ रहा है तो समझिए। कुछ प्लान से, कुछ एग्जाम्पल्स से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ साहब जी, जन धन योजना के बारे में बात करें, ठीक, आयुष्मान कार्ड योजना के बारे में बात करें, ये रिक्वायरमेंट है यहाँ की, हमारे देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन चीजों के लिए अपेक्षित है, क्योंकि वो उपेक्षित रहा है साहब जी। उसकी ये जरूरतें हैं, उसका जो सामाजिक स्तर है, शैक्षणिक स्तर है, आर्थिक स्तर है, एक बहुसंख्यक वर्ग का जहां भारत बसता है, उसके लिए ये सब चीजें जरूरी हैं। तभी आप जो डेवलपमेंट प्लान बनाओगे, उसको साकार करने का प्रयास करोगे, उसके रिजल्ट्स जमीन पर दिखेंगे। अन्यथा योजनाएं केवल कागजों में ही नजर आती रह जाएंगी, आम जनता तक, उस मूल जनता तक वह विकास की धारा पहुंच ही नहीं पाएगी। यही वजह है कि इस प्रकार के प्लान्स फोकस किए गए हैं, बनाए गए, और ये काफी सक्सेसफुल हैं। चाहे स्वच्छ भारत हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक बेस्ट एग्जाम्पल कहलाता है, ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल कहलाता है। जो भी हम डेवलपमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हो, सर्विस सेक्टर में हो, एजुकेशन सेक्टर में हो, अन्य किसी भी सेक्टर में हो, जब तक बिटिया के पास, हमारी बच्ची के पास में नहीं पहुंच रहा है, यानी देश की आधी आबादी फीमेल तक नहीं पहुंच रहा है, वो उससे लाभ नहीं ले पा रहे हैं, विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं,
यही वजह है कि साहब जी वो सारे प्लान केवल कागजों में ही सीमित रह जाएंगे। यही वजह है कि इतने वर्ष हो गए आजादी के पश्चात, आज भी बहुत सारे विकास को लेकर के बातें होती हैं और उसमें कहीं ना कहीं वैसे परिणाम नहीं मिल पाए जो कि हमें मिलना चाहिए थे। उसकी वजह क्या थी? ये वजह थी, उनमें से एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है अपने आप में। ये क्या है? उस देश की जनसंख्या के जो मूल्य हैं, जो जरूरतें हैं, रिक्वायरमेंट है, जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, उनको फोकस करके उनका निवारण करने को लेकर के डेवलपमेंट प्लान किया गया। और उस प्लान की एक योजना का नाम क्या है? एक खास योजना का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके है। इस प्रकार से जब उस देश की जनसंख्या की सामाजिक आर्थिक जरूरतों को फोकस करके कोई योजना या नियोजन या कोई प्लानिंग की जाती है, उसे ही क्या कहते हैं? मानक दृष्टिकोण या मानक नियोजन करके कहा जाता है। एडवांस में आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ ली साहब जी। इसमें साफ-साफ ये कहा जाया है कि साहब जी विकास का एक ऐसा मॉडल बनाया गया है जो भारतीय हो, भारतीयों की ज़रूरतों के अनुसार हो, के अनुरूप हो साहब जी, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के, विधानों के उसमें घटक शामिल हों, यानी कि पूर्णतः भारतीय परिप्रेक्ष्य का होना चाहिए। यही तो कर रहा है कौन? नीति आयोग। और उसको फोकस करके ही क्या चलाए जा रहे हैं ये पूरे-पूरे नज़ आप देखेंगे। ये तो कुछ 2 एग्ज़ाम्पल लिखे हैं। अब करंट के साथ में आप इस चीज़ को अपडेट कर लेंगे साहब जैसे कौन-कौन से हैं। बोले सर जी बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ भी है, बचाओ भी है साहब जी, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना भी इसी चीज़ को लेकर के है साहब जी। कृषि बीमा योजना है, आयुष्मान भारत इसी चीज़ को लेकर के है, प्रधानमंत्री जनधन योजना इन्हीं चीज़ों को लेकर है, डीबीटी की बहुत सारी योजनाएँ इन्हीं चीज़ों को लेकर के हैं। जब ये सारे एग्ज़ाम्पल इन कॉन्सेप्ट्स के साथ में आप लिखोगे, तब ना जाकर के आपको अच्छा नंबर मिलेगा मेंस में। और प्री में तो ये आता ही है। उठा कर के सिर्फ इतने ही में से बोल दिया जाएगा साहब जी कि नीति आयोग मानक नियोजन को अपनाता है। बताइए इनमें से कौन-कौन से कथन उस बारे में सही हैं? इस प्रकार के नच को उसने सफलतापूर्वक अपनाया है, हाँ या ना? तो वहाँ पर इसी वर्ड में फँस जाएँगे, बोले साहब ये क्या लिखा है? नज वर्ड लिखा हुआ है, क्या मतलब है? मानक नियोजन क्या है? पहले ही फँस जाते हैं विद्यार्थी। और यूपीएससी या जितने भी टफ़ेस्ट एग्ज़ाम हैं उनके बारे में ध्यान रखना कि वो 3-3 4-4 टॉपिक्स को एक साथ मर्ज करके उसका क्वेश्चन बनाता है। यानी कि जैसे कि ये टॉपिक नंबर 5 है, एक सेंटेंस लेगा टॉपिक नंबर 5 का, एक सेंटेंस लेगा वो टॉपिक नंबर 6 का, एक सेंटेंस लेगा वो किसी अन्य सेक्शन में से, हो सकता है पॉलिटी के साथ में उसको जोड़ दे, हिस्ट्री के साथ में जोड़ दे, करंट अफेयर्स के साथ में जोड़ दे। ऐसे करके वो बंच बनाएगा। 3 सेंटेंस या कोटेशन का वो एक बंच बनाएगा और फिर कहेगा, बताओ इनमें से कौन-कौन से सही हैं? और फिर वहाँ पर विद्यार्थी फँस जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को बड़ा स्किप करके पढ़ते हैं वो। जबकि हम आपको क्लास में कैसे बता रहे हैं और अभी तक पढ़ाया है, एक-एक टॉपिक विधिवत, वो भी स्टैंडर्ड की बुक से, जो सबसे अच्छी बुक है उसमें से, प्लस करंट के साथ में अपडेट करके उसकी समझ आपको विकसित कराई गई। और जब आपको ये कराएगा तो आपकी कमांड भी है, पूरी-पूरी किताब भी हो जाती है आपकी, पढ़ना भी हो जाता है, घर पर भी आप ईज़ी गोइंग पढ़ पाते हो, क्योंकि पढ़ने के दौरान में कहीं आप अटकते नहीं हो। यही वजह है कि इस प्रकार के बैच काफ़ी लाभदायक होते हैं विद्यार्थियों की दृष्टि से। आशा करते हैं कि ये वाला सेक्शन आपको समझ में आया गया होगा कि ये जो मानक नियोजन वर्ड बार-बार आ रहा है, पहली चीज़ तो नियोजन वाला टॉपिक है, आर्थिक नियोजन, और उसके साथ-साथ क्या वर्ड आया हुआ है लेटेस्ट में आपके लिए? मानक नियोजन। क्योंकि जो ज़्यादा पुरानी कहानियाँ हैं, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसकी वजह इस बात की संभावना ज़्यादा होती है कि लेटेस्ट में विश्व के संदर्भ में नहीं बल्कि भारत के संदर्भ में और अभी हाल-फिलहाल में करंट अफेयर्स को जोड़ते हुए, हाल-फिलहाल यानी 1 साल, 2 साल, 5 साल या 10 साल मान लीजिए, इतने सेक्शन को वो हाल-फिलहाल या हाल ही में या करंट के साथ में लिंक अप करके आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसलिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो हाल-फिलहाल में ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें इंडियन इकोनॉमी या प्लानिंग या उसके पर्सपेक्टिव से चर्चा में है साहब जी, वो आपने अभी समझ लिया। पूरा टॉपिक पढ़ेंगे अभी, मना नहीं कर रहे हैं कि पूरा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। पूरा का पूरा टॉपिक अपन अभी रेगुलर क्लास में देखेंगे। बट आपको सीधे जंप मार के यहाँ पर क्यों लाए? ताकि आप पहले ही देख लो कि यार अति महत्वपूर्ण चीज़ ये है, हमें इसको पकड़ के चलना है। बाकी चीज़ें तो अपन पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है? लेकिन पकड़ के किसको चलना, किसको बिल्कुल नहीं भूलना है, वो ये चीज़ें हैं साहब। क्लियर बात है? और इस चीज़ के लिए बार-बार क्या वर्ड यूज़ किया जाएगा?
भारत के सांस्कृतिक मूल्य विधानों, घटकों इत्यादि को शामिल किया है, परंपराओं को, सामाजिक मूल्यों को शामिल अपन ने किया, सांस्कृतिक मूल्यों को किया हुआ था। कुछ एग्जाम्पल देखे, कुछ वर्ड्स आपने देख लिए, ठीक है, कुछ हाल फिलहाल की योजनाएं आप देख रहे हैं। अब जैसे स्वच्छ ही भारत देख लो, 2 अक्टूबर 2014 का है, आप 2025 में खड़े हैं अभी, पर आपको उसको उसके साथ में लिंक अप करके देखना पड़ेगा। क्या वजह है कि यूपीएससी का प्री का पेपर हो, चाहे मेंस का हो, चाहे प्लस अदर हायर लेवल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, उसमें जब चाहे जब प्रधानमंत्री जनधन योजना ही पूछा जाएगा साहब जी, स्वच्छ भारत मिशन ही पूछा जाएगा आपसे बार बार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पूछा जाएगा आपसे। क्या वजह है? उसकी वजह क्या है? सामने आप देख पा रहे हैं। और उसके लिए स्पेसिफिक किस वर्ड से वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस पर नजर आपने मार ही ली। किस वर्ड को लेकर के पूछा जाएगा, कि भारत आधिकारिक रूप से कौन सा अपना चुका है, किस दिशा में अग्रसर है, साफ साफ आपने देख लिया। यही हमारे विकास का मॉडल करके कहला रहा है, जो कि भारतीय कहलाता है, और इसके काफी अच्छे परिणाम मिले हैं। तो जब आप मेंस का आंसर लिखोगे तो उसको काफी अच्छे तरीके से आप कंक्लूड कर पाओगे, ये चीजों को आप कंक्लूजन तक में लिख पाओगे कि इन सभी योजनाओं का लाभ ये है कि अब वो जमीनी स्तर पर दिखने लगा है, ना केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि पिछड़े इलाकों में, दूरस्थ इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में नजर आ रहा है। और भारतीय अर्थव्यवस्था अपने इन संसाधनों, मानव संसाधनों का समुचित इष्टतम उपयोग करके विकास की दिशा में अग्रसर हो रही है। अपने आप आपकी भाषा शैली देखो किस प्रकार से आएगी, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, सही वर्ड्स आपने यूज कर लिए, एग्जाम्पल आप पहले ही लिख चुके हैं, मेन बॉडी में आप आंसर दे चुके हैं, अब आप कंक्लूजन की ओर चल रहे हैं, तो ये आप बता देंगे सब। क्लियर बात है। भारत का आत्मनिर्भरता का अभियान या आत्मनिर्भर भारत अभियान उठा करके बता दो कि 12 मई 2020 का है, वहां से चालू किया है। इन बातों को लेकर के अपन ने चले साहब जी, मध्य प्रदेश के परस्पेक्टिव में भी बताना है, वो भी बता सकते हैं। कुछ एक योजनाओं के नाम आप गिना देंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया वोकल फॉर लोकल करके दिया है, इसमें किस प्रकार की विचारधाराओं को किनारे किया गया है बोलता जी, बोलता संरक्षणवाद, और जो केवल क्षेत्र को फोकस होती उनके स्थान पर वैश्विकवाद को फोकस किया गया है साथी। ये भी क्या है? यह भी एक मानकी अंतरराष्ट्रीय इंसाइट है साहब, ये भी उसका ही एग्जाम्पल है। ठीक, कुछ उदाहरण आपको दे दिए गए हैं। जब आप इस प्रकार से पढ़ोगे इस टॉपिक को, तब आपकी एक होल इमेज कवर हो पाएगी। भारतीय पर्सपेक्टिव में क्या क्या महत्वपूर्ण है, उन चीजों को पढ़ पाओगे। कोई ऐसा नहीं है कि आप चुटका पढ़ रहे हो, कोई गाइड पढ़ रहे हो, आप स्टैंडर्ड की बुक पढ़ रहे हैं साहब जी, जो सबसे अच्छी पुस्तक कहलाती है वो पढ़ रहे हैं। और ना केवल पढ़ रहे हैं बल्कि उसको चबा लिया है आपने, पचा लिया है, सब इधर है वो अब आपके। और जिसके पास में इधर है वो एग्जाम क्वालिफाई करेगा, प्री का हो चाहे मेंस का हो चाहे इंटरव्यू का। वरना मैक्सिमम लोग किताब खरीदते हैं, आधे टॉपिक नहीं पढ़ पाने वाले, पल्ले भी नहीं पढ़ पाता है बहुत सारे विद्यार्थियों के। साथ जी कहाँ पहुंच गए हम। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी चीजों पर हम बात कर लें एक बार। इन शॉर्ट वापस आ जा रहे हैं बिल्कुल बिगिनिंग से। अब इसको देखो पढ़ोगे कैसे आप, ये है आपका, इसको आप पढ़ोगे कैसे, क्लास में तो आपको करवाएंगे ही, उसका एक शॉर्ट में आप देख पा रहे हैं। चलिए सबसे पहले क्या दिया होगा आपको साहब, डेफिनेशन करके दिया होगा। किस चीज की डेफिनेशन? टॉपिक का नाम क्या है आपका? आर्थिक नियोजन। नियोजन का मतलब है प्लानिंग। व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज डेफिनेशन? वहां पर क्या कहा गया? बहुत सारी भिन्न भिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी गई होंगी, बिल्कुल शॉर्ट में, कंक्लूड वे में। जो परिभाषा आपको वहां मेंस की कॉपी में लिखना है, क्योंकि वहां शॉर्ट एंड स्वीट एंड टू द पॉइंट आंसर लिखना है। तो संक्षिप्त परिभाषा आपके लिए क्या होगी? जितने भी आपके उपलब्ध संसाधन हैं, अब उनका इष्टतम उपयोग करना है, ऑप्टिमम उपयोग करना है, दोहन नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1987 बर्टलैंड कमीशन के पहले तक दोहन वर्ड लिखा जाता था। नई अवधारणा आ चुकी है सतत विकास की, टिकाऊ विकास की, उसके बाद से उस चीज को क्या कहा जाता है? इष्टतम उपयोग करके कहा जाता है। कोई भी परिभाषा जैसा कि आप देखेंगे पूर्ण नहीं होती, परंतु लगभग पूर्ण हो या अच्छी परिभाषा वो आपको लिखना है, जो कम से कम शब्दों में आ जाए। मुख्य परीक्षा के लिए बता रहा हूं, निबंध के लिए बता रहा हूं। क्या है? उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम दोहन करने की प्रक्रिया ही क्या है साहब जी? आर्थिक नियोजन करके कहलाती है। 87 के पहले यानी कि बर्टलैंड कमीशन, यूएन का बर्टलैंड कमीशन, उसकी रिपोर्ट, उसमें ही इस चीज को प्रपोज किया गया था, अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, टिकाऊ विकास को, सतत विकास को। उसके पहले तक कौन सा वर्ड यूज किया जाता था? दोहन वर्ड यूज किया जाता था। अब क्या किया जा रहा है साहब जी? महत्तम इष्टतम ये किया जा रहा है, ऑप्टिमम वर्ड यूज किया जा रहा है साहब जी, पहले ये किया जाता था। ठीक है।
अगर नियोजन के बारे में बात करें भारतीय पर्सपेक्टिव से देखें, 1938 एनपीसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा बनाई गई थी। हालांकि वो संपूर्ण रूप से आप खुद देखेंगे लिखा होगा 1940 में बनी थी, 1949 तक उसने अपनी रिपोर्ट दी थी। एक बहुत ही व्यापक परिभाषा दी, बहुत अच्छी परिभाषा दी है, ना केवल प्री के फैक्ट्स की दृष्टि से बल्कि कॉन्सेप्चुअल अप्रोच पर मेंस के लिए भी आपको ये काम आएगा। पहली बात तो ये फैक्ट काम आने चाहिए, बनने चाहिए। 1938 एनपीसी कांग्रेस क्लियर। 40 में कमिटी फाइनल वे में स्थापित हो पाई कि हाँ वो एक वर्किंग वे में आ पाई। 49 तक उन्होंने रिपोर्ट दिया, अंतिम रिपोर्ट कब आई? 1914। ये होगा क्या? फैक्ट। अब इसके बाद में देखो कि इसमें कितने अच्छे से परिभाषा को दर्शाया गया है। खुद रमेश सिंह जी उल्लेख कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये बहुत महत्वपूर्ण था जी। उनमें कहा है कि व्यापक और संभव परिभाषा, जैसी परिभाषा व्यापक और संभव, इसमें ये कहा है कि ना केवल औद्योगिक समन्वय, उत्पादन, खपत, आय का वितरण इत्यादि वगैरह, ठीक, जो कि राष्ट्र के प्रतिनिधियों के द्वारा बनाया जाए, सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को ध्यान रखे, ना सिर्फ अर्थव्यवस्था को, जीवन स्तर को फोकस करे, बल्कि बल्कि अब यहां से अति महत्वपूर्ण चालू होगा, बल्कि इसमें सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों व जीवन के मानवीय पक्ष भी शामिल हो। जब आप ये लाइन लिखोगे और इस प्रकार से लिखोगे कि साहब जी यद्यपि तथापि, ठीक है, इस प्रकार से आप लिखोगे, वो कहलाता है एक होल सेंटेंस फॉर्मेशन। कभी भी प्री के लिए बस नहीं, मेंस के लिए प्लस इंटरव्यू के लिए, यानी प्रीलिम्स के लिए आपको रिलेवेंट कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट तो याद है ही है। मेंस की आपकी एक अच्छी लैंग्वेज, भाषा शैली, उस सेंटेंस को वहां पर लिखने का, कम से कम शब्दों में लिखने का एक अच्छा तरीका, वो भी किस फॉर्मेट में कि साहब जी आर्थिक इन पक्षों को तो फोकस किया ही है, बल्कि उसके साथ साथ किन बातों के लिए? सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्य व जीवन के मानवीय पक्षों को भी नियोजन के अंतर्गत, आर्थिक नियोजन के अंतर्गत किसने? एनपीसी के द्वारा, नेशनल प्लानिंग कमेटी के द्वारा अपनी परिभाषा में शामिल किया गया था। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी, बहुत ही ब्रॉड डायमेंशन की परिभाषा कहलाती है, तब से लेकर आज तक प्रासंगिक है। ठीक, आज यूएन जैसी जो संस्थाएं हैं वो इस प्रकार की चीजों को अपना रहे हैं। क्लियर बात है। आगे बढ़ जाते हैं। 1950 15 मार्च 1950 योजना आयोग बना। योजना आयोग ने भी अपनी परिभाषा दी, दिया हुआ है। सीधे आप आ जाइए साथी, मुद्दे पर आइए कि इतने को पूरे निचोड़ दिया गया है यहाँ पर, इसको पकड़ के चलिए कि हम इसे इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि यह उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्कृष्ट उपयोग द्वारा सुपरिभाषित लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया है, या सुपरिभाषित लक्ष्यों को प्राप्त करने की यह प्रक्रिया ही आर्थिक नियोजन कहलाती है। इतना आ गए। अब इसके बाद में इसको पूरा का पूरा क्रश करके आप कमांड पर ले लीजिए। 3 शब्द हैं, सच बात तो यह 3 पॉइंट है जो कि आपको आर्थिक नियोजन की परिभाषा में लिखना है। चाहे मेंस का आंसर लिख रहे हो, चाहे जीएस में लिख रहे हो, चाहे ऐसे में लिख रहे हो, कि सुपरिभाषित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, या साथ ही साथ ऐसा भी कि पूर्व निर्धारित जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम, ऑप्टिमम, महत्तम, ठीक है, महत्तम उपयोग की क्या है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। क्लियर बात है। देखो इतने शॉर्ट में, इंट्रो में जो आप परिभाषा लिखने वाले वो आपकी आ चुकी है। हालांकि ये तब आपको आई जब आपको यहां से लेकर के पूरी की पूरी बातें यहां तक की बताई गई। तो ये इतना बैकग्राउंड तो रमेश सिंह जी ने पूरा पूरा आपको समझाने के लिए बनाया है, बताया है, लेकिन इतने शब्द लिखने के लिए आपको वहां नहीं मिलेंगे मुख्य परीक्षा की कॉपी में। वहां तो कम से कम शब्दों में आपको आंसर लिखना है। कोई 150 वर्ड्स में है, कोई 250 में है, स्टेट पीसीएस वगैरह दे रहे हैं तो कहीं पर 200 शब्द हैं, 100 शब्द हैं, इस प्रकार का देखने के लिए मिलेगा। इतना स्पेस नहीं होता, इतने में तो पूरा आंसर लिखना है जितनी बातें उसमें पूछी गई हैं। तो वहां पर आपको तब ये काम आएगा कि साहब जब आपको आर्थिक नियोजन की परिभाषा देनी है तो इंट्रो में ही आप ये रखेंगे। इस बात को समझिए, अभी से रूपरेखा बना लो कि साहब वहां पर जब पूछा जाएगा तो फटाफट फटाफट क्या लिखना है। आप वहां बहुत ज्यादा आपको समय नहीं मिलने वाला है कि वहां बहुत अधिक रूपरेखा बना पाए, कम ही मिलता है, समय कम ही पड़ता है। इस बात को आप समझिए। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर एनी कंट्री। भारतवर्ष नहीं, कोई सा भी देश हो, उसके पर्सपेक्टिव से अपन देखें, ये आप पढ़ेंगे इस चीज को। इसके बाद में अपन इस चीज को देखेंगे तो 2 टाइप से बांटा गया है कि कॉम्प्रहेंसिव कहा गया है, पार्शियल कर गया। कॉम्प्रहेंसिव यानी सारी चीजों को फोकस करके,
पार्शियल यानी आंशिक, आंशिक का मतलब है कि कोई एक खास चीज को फोकस करके बनाई गई जब योजना होगी उसको कहा है। जैसे कृषि के विकास के लिए बोले कृषि योजना हो गया या कृषि का नियोजन हो गया, उद्योगों को फोकस करके, प्राइवेट सेक्टर को फोकस करके, तो केवल उसका नियोजन हो गया। ऐसा वाला केवल एक खास छोटे सेक्टर को या एक इंडिविजुअल सेक्टर को फोकस करके योजना बनाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है? पार्शियल। क्लियर है? जबकि सारे क्षेत्रों को फोकस करके बनाया जाता है उसको ही क्या कहा जाता है? कॉम्प्रिहेंसिव करके कहा जाता है प्लान साहब। सिंपल सी चीज है। आगे बढ़ेंगे। नियोजन कहीं भी हो सकता है, हर जगह होता है, सच बात तो ये है। आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई के लिए आप नियोजन करते हैं साहब कि कैसे क्या पढ़ना, सुबह कितने बजे उठना है साहब जी, रात में कितने बजे सोना है, एक दिन में कितने सेक्शंस को पढ़ना है, एग्जाम इतने महीने बाद है, इतने दिनों बाद है, उसके पहले मुझे ये पढ़ लेना है, ये पढ़ लेना है, ये रिवीजन करना है, इसकी प्रैक्टिस करना है। ये आप क्या कर रहे हो? ये आप नियोजन ही तो कर रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ में। तो नियोजन के बारे में यदि आप देखें, अभ्यास से सिद्धांत, फ्रॉम प्रैक्टिस टू थ्योरी, हर जगह होता है साथी, हर कोई करता है, और जो बहुत अच्छे से करता है सक्सेस पा जाता है। सच्चाई तो ये है। ठीक। नियोजन की परिभाषा क्या ही होती है हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो देश हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे विद्यार्थी हो, सबके लिए बात हो रही है। पूर्व निर्धारित लक्ष्य। ठीक है, आपका पूर्व निर्धारित लक्ष्य क्या है? बोले साहब जी हमें ये वाला एग्जाम देना है, इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। उस पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्ति के लिए जितनी चीजें आपके पास में हैं, जितने संसाधन आपके पास में, जो रिसोर्सेज आपके पास में है, उसका क्या उपयोग करना पड़ता है आपको इष्टतम, तभी तो सफलता मिलती है। वही तो लिखा हुआ है साहब जी। क्लियर बात है? बिल्कुल वही चीज लिखी हुई है जो एक विद्यार्थी के पर्सपेक्टिव से मैंने अभी आपको बता दी। वो हर जगह होता है, चाहे व्यक्ति के स्तर पर हो, चाहे देश के स्तर पर हो। नियोजन या योजना बनाना या प्लानिंग करना कई प्रकार की उसकी कुछ विशेषताएं कहलाती हैं। क्या क्या चीजें होती है? पहला पॉइंट क्या दिया है? योजना एक प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कोई रुकने वाली नहीं है साथी। ठीक। कुछ कार्य करने की प्रक्रिया है, कुछ कर्मठता की प्रक्रिया है साथी। अगर अपन देखें तो जरूरतों, समय, काल इत्यादि पर्सपेक्टिव के सापेक्ष में ये चीजें बदलती हैं। योजना क्या है? एक अपने आप में प्रक्रिया हो गया। बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, वहां समझा जा चुका है। जब ये चीज आपको बताई जाएगी तो किन चीजों को आपको रुक करके पढ़ना है और किन चीजों को फटाफट पढ़ के निकल जाना है। ऐसा करोगे तभी तो समय बचेगा ना आपके पास, वरना एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रह जाओगे एक आध साल तक साहब। आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है साहब? योजना निर्माण को कैसे लक्ष्य चाहिए? सुपरिभाषित लक्ष्य, वेल डिफाइंड। ये बहुत ही खास वर्ड है। खास वर्ड कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इसको बिल्कुल चढ़ा लो दिमाग में, रट लो बिल्कुल। वो भी इसलिए कि जब कल को मेंस की कॉपी में लिखोगे तो आपकी शब्दावली या आपकी ग्लॉसरी का काम करेगा ये, आपकी वॉकेब का काम करेगा। और इनको इतने अच्छे से चढ़ा लो दिमाग में कि सोते में भी कोई बोले, पूछे, तो अपन इसी प्रकार के शब्दों में ही, बड़बड़ाहट में ही सही पर ऐसे ही शब्दों में आंसर दें। जब इतनी कमांड होगी तब आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं जो कि एग्जाम को बस क्रैक ही करने वाला है। सच्चाई तो ये है। तब मानेंगे कि हाँ लाइन में हो, रियल लाइन में। वरना बहुत लोग फॉर्म भरते हैं, बहुत लोग किताबें खरीदते हैं। सुपरिभाषित लक्ष्य ये आपको फ्यूचर में काम आएंगे आपकी ग्लॉसरी में। जब एक एक करके आप इनको इकट्ठा अभी से करोगे, एक समय आने के पश्चात में आपका जो वाकई बैंक रहेगा, बहुत ही मानकीकृत जो शब्दावली रहेगी, जो स्टैंडर्ड की आपकी ग्लॉसरी रहेगी, वो बिल्कुल अच्छे से भरा हुआ होगा। और जब आप बोलोगे, लिखोगे तो वही शब्द निकलेंगे। तो लिखोगे तो मुख्य परीक्षा में वही शब्द निकलेंगे, और जब इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो वहां पर भी वही शब्द लिखने के लगभग लगभग या मैक्सिमम, वहां एक अच्छा परफॉर्मेंस माना जाएगा। क्योंकि किनकी पुस्तकों के यह शब्द हैं? उस उच्च बौद्धिक स्तर वाले लेखकों की पुस्तकों के ये शब्द हैं जो कि अच्छे से उसको डिफाइन करते हैं। तो इसलिए अभी से अपना बैंक बनाते चलिए, उसको यहाँ पर फिट करते चलिए। या सिर्फ आपने इतना भी सोच लिया, देख लिया कि नहीं यार ये काम आएगा, इतना ही बहुत है समझदार के लिए। तो इशारा ही बहुत काफी होता है। मार्क बना लिए उसी चीज को लेकर के, हाईलाइट कर लिया, उठा करके लिख लिया, प्रैक्टिस कर ली, दिमाग में रख लिया कि हाँ इस टाइप से मुझे भी लिखना है, इतना ही बहुत होता है। सच बात तो ये अच्छे विद्यार्थी के लिए, वो अभ्यास से आता चला जाता है, सिद्ध करते चले जाते हैं उस चीज को। तो योजना निर्माण के लक्ष्य कैसे होने चाहिए? सुपरिभाषित, स्पष्ट होने चाहिए। किन चीजों को अपन लेकर के चल रहे हैं साथी, चाहे वे लोकतांत्रिक देश हो, चाहे वो गैर लोकतांत्रिक देश हो। लोकतांत्रिक देशों में प्रायः परिभाषित ज्यादा होते हैं क्योंकि वे जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जबकि जो गैर लोकतांत्रिक देश हैं, ठीक है, मार्क्सिस्ट देश हैं, साम्यवादी देश हैं, ऐसे देश हैं, वहां पर उतनी जरूरत नहीं होती बताने की। लेकिन फिर भी यह देखा गया है इकोनॉमी में
यहाँ पर भी उसको काफी अच्छे से परिभाषित किया जाता है। गैर लोकतांत्रिक देश ऐसे कौन से हैं? एनी 5। वहां पर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कहां कहां पर बताइए लोकतंत्र नहीं है। 1 2 3 4 5। प्रायः सामान्य स्तर पे तैयारी करने वाले बोले साहब जी रशिया एंड चाइना तो बोले याद है, वो तो सभी को मालूम है। अब उनसे ज्यादा नंबर लाना है आपको, तो वहां आपको ऐसे काम आएंगे शब्द, ये प्रीलिम्स में भी काम आ जाएंगे, ना केवल इकोनॉमी में, बल्कि आप देखेंगे करंट अफेयर इत्यादि के साथ में भी आपको काम आएंगे। एक नया लेटर दिया, एक नया नाम दिया है कि आपको यहाँ पर, यस, पुराना यूएसएसआर यानी पूर्व यूएसएसआर लिखा है, चाइना लिखा, हाँ परिचित है, पोलैंड भी तो लिखा हुआ है साहब जी। और ये तो अभी कम लिखा, भी अगले पेज पर आइए तो सही जरा, वो भी दिखाएंगे आपको। इनमें भी साफ तौर पर परिभाषित किया जाता है साहब जी। क्लियर है? तो होने चाहिए वाली बात करके आपको दी हुई है। तीसरी विशेषता के बारे में बात करें तो फैक्ट में आपने क्या अपग्रेड किया कि बोले साहब जी यूएसएसआर और चाइना बस नहीं बल्कि एक और कौन भी है, बोले पोलैंड भी है। ध्यान रखना ऐसा ना हो कोई और सेक्शन में जीके को लेकर के ही पूछ दे मात्र क्वेश्चन, कौन कौन से हैं, और वो देता बहुत सारे ऑप्शन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, आप सही जोड़ी बनाओ, बोले पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा पांचवा तीसरा, ऐसा करके देता है। वहां कंफ्यूजन होता है, तो अभी से तैयार रखे ना। और यहीं से आते हैं वो क्वेश्चन भी, सच्चाई तो यही है, आपको लगता जरूर कि नहीं वो जनरल जीके के क्वेश्चन है, तब यहीं से बनते हैं वो क्वेश्चन। इसी प्रकार की स्टैंडर्ड की जो बुक्स होती है वहीं से बनते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट, उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्कृष्ट उपयोग ऑप्टिमम हो चुका है कई बार साहब जी। 87 वाली बात हो चुकी है, बर्टलन कमीशन यूएन वाला हो चुकी है बात साहब जी। टिकाऊ संवहनी शब्द पहली बार अपन देखेंगे, इस चीज के लिए ही तो कमीशन बना था, बर्टलैंड कमीशन अपन जिसको बोल रहे हैं, यही फैक्ट आपने साइड में लिख लिया, यहीं पर लिख लो, बाद में आपको रिमार्क पे रहेगा। सबसे बढ़िया तरीका उपयोग करना, द पॉसिबल बेस्ट, ये वर्ड आपको अपनी वॉकेब में शामिल करना है, इस बात को आप पहले ही से दिमाग में रखोगे। तो ऐसे कर करके आप जब पूरे इन सेक्शनों को या पूरी बुक पढ़ने के करीब आएंगे, तब तब आपका वॉकेब बैंक काफी अच्छा, परिष्कृत, शुद्ध, प्योर हो चुका होगा, अच्छे वर्ड्स आप यूज करने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से ना केवल प्री बल्कि मुख्य परीक्षा में भी आप अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले हैं सब, और आपकी इसी भाषा शैली के तो नंबर मिलेंगे जो आपने वहां लिखी है, और किस बात की। ठीक है, अभी से तैयार करना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा प्री अकेले नहीं होता यूपीएससी, वो प्री कम मेंस प्लस इंटरव्यू होता है ना। मुमकिन, द पॉसिबल बेस्ट, हिंदी में मुमकिन सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे बढ़िया मुमकिन तरीका अपन ने कहा, ताकि पर्यावरण क्षय न्यूनतम हो। इसको जानबूझ के स्टार मार्क किया और आपको मैं दिखा रहा हूं, जानबूझकर। बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी जिनमें से आप बहुत सारी चीजों से पहले से परिचित हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब बात वहां लिखने की आती है तो इतना सारा पढ़ लेने के बाद में दिक्कत जाती है, यार ऐसे कौन से सबसे छने हुए छटे हुए ऐसे शब्द हों जो कि हम वहां पर लिखते हैं। तो आपके लिए वो शब्द यही है, क्या, ताकि पर्यावरणीय क्षय न्यूनतम हो और आने वाली पीढ़ियां भी इस इसे प्रगति के साथ आगे ले जा सके, कदम ताल मिलाकर चल सके, इत्यादि जो भी लिखना है। कीवर्ड क्या है, ताकि पर्यावरण क्षति न्यूनतम हो और आने वाली पीढ़ियां भी प्रगति कर सकें। ठीक है, ये चीज क्या है, ये परिभाषा है किसकी, टिकाऊ या संवहनीय विकास की, बहुत ही कम शब्दों वाली। पर ऐसी बहुत सारी परिभाषाएं आपने पढ़ी हैं, बर्टलैंड कमीशन की परिभाषा आपने पढ़ी हुई है कि वर्तमान की जरूरतों को साकार करते हुए भविष्य की पीढ़ियों का ध्यान में रखते हुए संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना, ताकि वे संसाधन ऊर्जा इत्यादि जरूरतों के लिए भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बचे रहें। ऐसे बहुत सारी पढ़ के आए हो, इतना अधिक स्पेस नहीं होता आपके पास, तो जब आप इतना भी बढ़ा करके लिखते हैं तो उसमें स्थिति ये बनती है कि 200 शब्द वाला आंसर पता चला 230 पे पहुंच गया, वो हार है आपकी। 200 शब्द का यदि आंसर आपको कहा गया है तो 185 190 पे खत्म होना चाहिए आपका, बहुत मैक्सिमम 195, क्योंकि वहां कहा गया अधिकतम 200 शब्द, यानी कि मिनिमम नहीं कहा, न्यूनतम नहीं कहा है, पहले ही खत्म करना है। वो कब होगा खत्म, कम से कम शब्दों में, और उसमें सारी बातें आ जाएंगी जब आप उसके पहले ही से की पॉइंट्स बना करके रखे हैं कि साहब ये चीजें हैं और ये बातें ही मुझे लिखनी है साहब जी, इस प्रकार से ही लिखनी है, और उसका ही आपने बार बार क्लास में हमने आपको अभ्यास कराया है। डेफिनेटली आपका वॉकेब डेवलप हो चुका होगा साहब जी।
अभी से उस चीज को आप दिमाग में रखें, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखें, लॉन्ग टर्म की अपनी योजना रखें। अगर वाकई में जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जेन्युइन स्टूडेंट है तो साथी, वरना बाद में फंस जाते हैं बच्चे, ट्रैप हो जाते हैं बड़ी मुश्किल से। जैसे जैसे प्री तो निकल गया, बोले अब मेंस में ऐसे ही है, बोले लिख बस आए हैं, दे बस आए हम तो, हमारा तो ऐसे ही निकल गया था। तो वो वाले काम नहीं करना है आपको। वो भी ऐसे ही नहीं निकला होगा, न जाने कितने वर्षों के पश्चात में निकला होगा, और उसके बाद में इतना सौभाग्यशाली अवसर मिला मुख्य परीक्षा का, वो भी ऐसे ही लिखा होगे क्या? तैयारी करिए विधिवत, बिल्कुल प्रोफेशनल वे में पढ़ने का प्रयास करिए साहब जी, समझिए। चलिए, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है उपलब्ध संसाधनों का उपयोग, वो भी कौन सा वाला साहब जी? संवहनी विकास करना है। संवहनी विकास के बारे में दिया, वर्टल कमीशन के बारे में दिया हुआ साहब जी। ठीक है, इसके लिए ही आपने कुछ पॉइंट्स किए हैं, कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, खासकर 1950 के बाद में दुनिया भर के देशों में ये चीजें की गई हैं। नियोजन को बताया, बोले साहब जी परिवार के लिए भी होता है, परिवार नियोजन करके कहलाएगा। ठीक बात है, बिल्कुल सही है। शहर के लिए कर रहे हैं तो शहरी नियोजन कहलाएगा साहब जी, बता चुका हूं मैं आपको। वित्त के लिए कर तो वित्तीय नियोजन का है कहलाएगा। वित्तीय नियोजन को आप ज्यादा फेमस वर्ड में क्या बोलते हो? बजटिंग बोलते हो। क्या बोलते हो? बजटिंग बोलते हो साहब जी, ये ज्यादा है। कृषि के लिए तो कृषि नियोजन, उद्योग के लिए उद्योग, पहले ही बता चुका हूं मैं आपको ये चीज। ठीक है, तो दिमाग में चढ़ चुकी हैं एग्जाम्पल जो आपको दिए हैं साहब जी। कंक्लूजन वही है, जितने भी संसाधन आपके पास में उपलब्ध हो उनका इष्टतम उपयोग, चाहे व्यक्ति हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे नेशन हो साहब जी। क्लियर बात है? यहाँ पर वो वर्ड आपके काम का आ जाता है। हालांकि वो ये चीज है कि नियोजन के सिद्धांत के प्रति सचेत नहीं है, नहीं भी हो, तब भी रोजाना का जो अभ्यास होगा, हर प्रयास होगा, वो आपको सफलता की ओर ले जाएगा कभी। एक विद्यार्थियों की क्लास का एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, पढ़िएगा उस चीज को। आगे बढ़ जाते हैं। अब आप यहाँ पर आइए, नियोजन का उद्भव कहाँ से माना जाता है? प्रादेशिक नियोजन के तौर पर देखेंगे तो अमेरिका 1916 टेनेसी वैली अथॉरिटी, वहां से शुरुआत, क्योंकि उस समय उसकी स्थापना हुई थी। उसके रिजल्ट मिलने लग जाएंगे 1933-34 से। अपने आप में एक बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट था। बहुउद्देशियों में भी 3 प्राथमिक थे, जबकि बाकी जो 10 थे वो सेकेंडरी थे। प्राइमरी केवल 3 बताए गए थे वहां पर। ठीक है, तो सबसे पहली बार दुनिया में प्रादेशिक स्तर पर नियोजन करने वाला देश कौन सा कहलाता है? अमेरिका। वो भी इसका कौन सा एग्जाम्पल ध्यान रखना पड़ेगा? 1916 टेनेसी वैली अथॉरिटी। खास बात यह कि इन सब के बावजूद भी अमेरिका ने कभी भी नियोजन वर्ड का औपचारिक इस्तेमाल नहीं किया है अपनी योजनाओं के लिए साहब। परंतु बाय लक बाय चांस दुनिया में अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, नेशनल डेवलपमेंट के संदर्भ में यदि हम देखें तो पहला देश कौन सा है? अमेरिका। लेकिन वो रीजनल किया है उसने, नेशनल नियोजन नहीं है, वो नेशनल प्लानिंग नहीं है। क्या है? रीजनल। इस बात को ध्यान रखना। तो रीजनल की शुरुआत सबसे पहले 1916 अमेरिका टेनेसी, ये बेसिक फैक्ट ध्यान रखना। नेशनल के बारे में यदि हम बात करें तो वो कहलाएगा यूएसएसआर साहब जी। ठीक है, टेनेसी वैली के मॉडल पर ही 1948 भारत में दामोदर घाटी, उसी दौर में अपन देखें घाना का वोल्टा रिवर प्रोजेक्ट। नेशनल प्लानिंग पर आ जाइए, यूएसएसआर आज का वर्तमान का रशिया। पहली बार नेशनल प्लानिंग वर्ड 1928 जोसेफ स्टालिन, इनके द्वारा या इनकी शासित सरकार के द्वारा पहली बार लाया गया। उसमें काफी कहना चाहिए कि उग्र अतिवादी रेडिकल स्टेप लिए गए, जिनमें से एक कहलाता है खेती का सामूहिकीकरण। इवन ना केवल खेती बल्कि उद्योगों के संदर्भ में भी आप देखेंगे तो ये मिलेगा, बाध्यकारी औद्योगिकरण। ठीक है, ये सब चीजें की गई। और इस प्रकार से 1928 से 33 में पहली पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा? यूएसएसआर। ये नेशनल प्लानिंग का फर्स्ट एग्जांपल है इन दी वर्ल्ड। बात क्लियर है? रीजनल का पहला अमेरिका 1916, नेशनल का पहला बोला था जी यूएसएसआर, कब? 1928 से लेके 33। बिल्कुल, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसके लिए 2 वर्ड बहुत ही खास यूज किए गए थे। इसे ही कहा जाता है ग्रेट लीप फॉरवर्ड भी कहा है साहब जी, नारे के रूप में। और रशियन वर्ड में आप देखेंगे तो द गोस प्लान भी कहा गया है। वहां के व्यक्ति के द्वारा बनाया गया तो उनके नाम पर जाना जाता है। तो इसे ही द गोस प्लान, इसे ही ग्रेट लीप फॉरवर्ड, इसे ही पहली पंचवर्षीय पूरी दुनिया की, कब का ईयर है? 28 से लेके 33।
कौन था? बोले साहब यूएसएसआर। उस देश का कौन प्रमुख था उस जमाने में? बोले साहब जी जोसेफ स्टॉलिन था। जबकि रशिया में जो साम्यवादी क्रांति है वह 1917 की है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, इसको पहली बार लागू यह इस समय किया गया। इकोनॉमी के संदर्भ में वहां की देश की सरकार ने 1919 में अपना लिया था, बट कोई ऐसा स्पेसिफिक प्लान लागू नहीं किया था जो कि ग्राउंड लेवल पर देखने को मिले। अपनाया कब था वो वाला वर्ड? 1919 में। मैं पिछली क्लासेस में बता चुका हूं आपको। रिवॉल्यूशन कब की है? 17 की है। जबकि ग्राउंड लेवल पर उस चीज की योजना को बना करके लागू कब किया गया है नेशनल लेवल की, वो ये है। और उसके बाद में फिर पूरी दुनिया में देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? इस चीज को, यह जो देश है, यह एक गैर मार्केट इकोनॉमी वाला कहलाता है, नॉन मार्केट इकोनॉमी कहलाता है। साम्यवादी देश उस जमाने का कहलाता है साहब जी, बंद इकोनॉमी वाला देश करके कहलाता है। बाद में दुनिया के अन्य देशों के द्वारा भी इसका मिला जुला मॉडल अपनाया जाएगा। विशेषकर लोकतांत्रिक देशों के संदर्भ में हम देखें तो वो दुनिया का पहला देश कौन सा था जिसने इस चीज को अपनाया? उसका नाम आपको ध्यान रखना, वो था फ्रांस। और उसने अपने लिए वर्ड यूज किया है मिक्स्ड इकोनॉमी का। क्लियर बात है? और सबसे खास बात, इनने कितने ईयर की प्लानिंग करी है? 5 ईयर की। फ्रांस करेगा 6। इस बात को ध्यान रखना था। ठीक है, तो पहले पहले रशिया में, ठीक, साम्यवादी। उसके बाद में अपन देखेंगे तो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना में देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद में यदि हम लोकतांत्रिक देशों में बात करें तो वो कौन सा देश है? बोले साहब जी फ्रांस। एक एक पॉइंट को पकड़ के चलना पड़ेगा, ना जाने कहां से क्वेश्चन आ जाने वाला साहब जी। क्लियर बात है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपन ने देख लिया कितने टाइप के होते हैं साहब जी। 2 प्रकार के आपको मोटे तौर पर दिया है। आदेशात्मक, इम्परेटिव प्लानिंग करके दिया है। ठीक है, कुछ ऐसे बनाएंगे अपन, ये कहलाता है साहब जी। क्या है? जितने भी साम्यवादी देश होंगे सारे संसाधन उस देश की सरकार के अधीन माने जाते हैं। जैसा वो बोलेंगे वैसा करना, और उन संसाधनों का बिल्कुल वैसा उपयोग करना आसान भी होगा कंपैरेटिवली लोकतांत्रिक देश। ऐसा जो नियोजन कहलाता है वो आदेशात्मक। लोकतांत्रिक देशों की समस्या ये कहलाती साहब जी कि ये संसाधन कुछ निजी संपत्ति हैं और कुछ शासकीय संपत्ति हैं। तो शासकीय संपत्ति का तो दोहन करना फिर भी आसान होता है। निजी संपत्ति, बोले यहाँ से हाईवे जाना है लेकिन उनका प्लॉट आ रहा है, उनका खेत आ रहा है, और उसका अधिग्रहण करेंगे, फिर न्यायपालिका और फिर कोर्ट केस और फिर उसमें सुनवाई चलेगी, और फिर वो प्लानिंग कहीं ना कहीं आपकी जो 5 साल में आपको करना था तो आपका हो गया सभी। जबकि वहीं कम्युनिस्ट देश हों, साम्यवादी देश हों, तो बोले साहब जी पूरे किसके हैं संसाधन? ये जमीन किसकी है, खेत किसके हैं? बोले साहब जी गवर्नमेंट के हैं। सीज, दैट्स ओवर, बात खत्म। यही वजह कि उन देशों में कभी भी आसान होता है। उन देशों में कैसा वाला नियोजन होता रहा है या होता था, अब तो सबने अपने आप में बदलाव लिया है और इकोनॉमी बहुत डायनेमिक होती है। उस वाले को ही क्या कहा गया? आदेशात्मक, इम्परेटिव करके कहा गया है। बात क्लियर है? समाजवादी किसके हाथ में फैसले? गवर्नमेंट, क्योंकि संसाधन सरकारी। यही बातें लिखी जो मैंने आपको कुछ शॉर्ट में बताई, और जितनी बातें आपको मैंने शॉर्ट में बताई और जो आपने सुनी ना, आप इतना ही लिख दो, बेस्ट आंसर बन जाएगा मुख्य परीक्षा का। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कई जगह पर, कई देशों में हम देखेंगे कि आज बदलते स्वरूप में मॉडल को चेंज किया गया, थोड़ी थोड़ी सा, थोड़ी थोड़ी सा, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके द्वारा जो पुरानी व्यवस्थाएं अपनाई गई तो उसके उतने सफल परिणाम नहीं मिल पाए। रशिया जैसे में भी या यूएसएसआर जैसे में भी अपन देखें कि खेती का सामूहिकरण कब? 1928 बाय स्टालिन। उद्योगों का भी अनिवार्य, ठीक है, श्रमकरण इत्यादि। तब भी अपन देखें 94% ही किसान हो पाए सभी शामिल, बाकी को नहीं कर पाए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, फिर भी हम बात करें कि साम्यवादी जो देश होते हैं या नॉन मार्केट इकोनॉमी वाले जो देश होते हैं उनके संदर्भ में यदि हम बात करें तो आदेशात्मक नियोजन की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? पहली बात, संख्यावाचक शब्दों का उपयोग किया जाता है लक्ष्यों के निर्धारण में, यानी कि सुपरिभाषित लक्ष्य। इससे ज्यादा क्या परिभाषित होगा कि बोले साहब जी इस योजना का लक्ष्य है 5 लाख टन स्टील का निर्माण करना है अपन को, 10,000 किलोमीटर सड़कें बनानी, रेलवे बनानी, ये करना है। कैसे है ये लक्ष्य? संख्या, डिजिट्स दिए ना, न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई है आपको वहां पर, ये चीजें। और इनको साकार कर पाते हैं क्योंकि संसाधन किसके हैं? सरकार की। दूसरी विशेषता यही होगी, यही तो लिखना है आपको। तीसरी विशेषता इसी से इंटरलिंक होने वाली है, सच्ची बात तो ये सभी। रीजन कि बाजार की भूमिका नहीं के बराबर है, जानते हैं आप, पहले टॉपिक में पढ़ चुके हैं आप। ठीक है, निजी भागीदारी लगभग नहीं, यही तो दिया हुआ है। क्लियर है? इन्हें और भी कई नामों से जाना जाता, आदेशात्मक नियोजन भी कहते हैं,
केंद्रीय नियोजन भी कहते हैं, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं साथी। अब कुछ और एग्जांपल्स भी आप गिन ही लीजिए लगे हाथ। 3 देश अभी तक आपने जान लिए थे, कौन है? यूएसएसआर, चाइना और तीसरा क्या था? पोलैंड। जरा कुछ और नाम देखना क्या क्या दिए हुए हैं आपको। कि इसी टाइप से बिगिनिंग में किन किन देशों में? पोलैंड में, हंगरी, ऑस्ट्रिया, रोमानिया इत्यादि में भी अपनाया गया था साथी। और अंततः चाइना में इसकी व्यापक सफलता हमको देखने के लिए मिलती है साथी। ठीक है, चलिए हो जाएगा अपन को। फिर अन्य देशों में भी अपनाया। अभी तो इसका मतलब यह है कि केंद्रीकृत नियोजन की प्रणाली शुरुआती दौर में हमको साम्यवादी देशों में देखने के लिए मिलती है। 1929 की मंदी के पश्चात में लोकतांत्रिक देशों में लगभग मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम पर देखने के लिए मिलती है आपको। क्लियर बात है? पहले ही आपने उसको कंक्लूड कर लिया, निचोड़ लिया था। ऑस्कर लैंगे ने कहा, पोलैंड के एक बहुत ही मशहूर व्यक्ति थे, ऑस्कर लैंगे ने कहा साहब जी कि जो साम्यवादी देश हैं उनको बाजार साम्यवाद या बाजार समाजवाद या मार्केट सोशलिज्म को अपनाना चाहिए। काफी लोगों ने उस समय मजाक भी उड़ाया और उनके इस विचार को खारिज कर दिया। उनने किसके लिए बताया? उन्होंने स्पेशली बताया था साम्यवादी इकोनॉमियों के लिए। परंतु उनके इस विचार को खारिज किस किस ने किया? ना केवल साम्यवादियों ने, बल्कि लोकतांत्रिक विचारधारा अपनाने वाले या राजनीतिक लोकतांत्रिक विचारधारा अपनाने वाले देशों ने भी खारिज किया। खास बात यह है कि इस व्यक्ति ने तो 1950 में दिया, इसके 20 साल के पश्चात में इस व्यवस्था को अपनाया जाएगा और ना केवल लोकतांत्रिक बल्कि इसकी जो शुरुआत होगी वो यहां से होगी। कहां से? चाइना से साथी। ठीक, बंदे का नाम ध्यान रखना पड़ेगा। कहाँ का है? बोले साहब जी पोलैंड का है। क्या नाम है? बोले साहब जी ऑस्कर लैंगे करके है साहब जी। कब दी थ्योरी? 1950 में दी। क्या वर्ड दिया थ्योरी का? मार्केट सोशलिज्म। भारत से कोई लेने देना है? हाँ जी है, पूछेगा भी क्वेश्चन। क्लियर है? क्या थ्योरी दी हुई है साहब जी? क्या थ्योरी दी उन्होंने? भारत में प्लानिंग कमीशन की तर्ज पर उनके यहाँ पर जो बना था पोलिश स्टेट इकोनॉमिक काउंसिल, वैसा करके बनाया, उनके द्वारा भी दिया गया था। ठीक है, और इनने क्या कहा? राज्य नियंत्रित थोड़ी सा होना चाहिए, थोड़ी सा, पूरी तरह नहीं। तो जो राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था कम से कम वो कर सकती है, उन्होंने कहा हम भी नहीं कर सकते। लोकतांत्रिक ने तो कहा हम तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, उस जमाने में कहा। अभी इस व्यक्ति की बातें पूरी साकार होने वाली हैं, ना केवल दुनिया के कई देशों में बल्कि भारत में भी होगी। इस पर क्वेश्चन आया है, अभी आएगा। ज्यादा है तो चलो पहले मैं कुछ क्वेश्चन ही दिखा देता हूं आपको, इससे रिलेवेंट किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। चलिए आ जाइए जरा। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख पा रहे होंगे क्या? जब आप क्वेश्चन को देखते हैं ना तब आपको समझ में आता है उस पैराग्राफ का इंपॉर्टेंस क्या है, उसके आसपास की चीजों का इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि अब उनने पूछ दिया क्वेश्चन उठा के तो अपने आप वो महत्वपूर्ण लगने लग जाता है, उसके पहले तो फालतू लगता है। चलिए, विकास योजना प्रक्रिया से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। क्या पूछ रहे हैं वो? बताइए इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, पहला दिया मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं। पोलिश दार्शनिक ऑस्कर लैंगे की तुलना में फ्रांसीसी जीन मोनेट से ज्यादा प्रभावित थी। गलत बात, पहला कोटेशन गलत है। ठीक, क्योंकि ये फ्रांस वाला बंदा था। नेक्स्ट, क्योंकि ऐसा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मिश्रित अनिवार्य योजना मोनेट योजना के समानार्थी नहीं है ऐसा। ठीक है, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला जो कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलता है वो जेएम कीन्स के में देखने के लिए मिलता है, वहां से उन्होंने व्यापक तौर पर बताया, फिर दुनिया ने अपनाया साहब जी। कोटेशन नंबर 2 भी क्या है? कथन नंबर 2 भी गलत है। क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा सही है। ठीक, कोटेशन नंबर 3, ऑस्कर लैंगे भारत की विकास योजना से जुड़े थे। यस, ये बात आपको ध्यान रखनी है, तीसरा वाला कथन सही है। क्या नंबर है क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 10। जरा आंसर देख लेना, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या दिया हुआ है आपको। अब बात समझ में आई। इसलिए इन चीजों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए आपको और पॉइंट आउट करके रखना चाहिए, क्योंकि जब आप इस लेवल पर पढ़ोगे ना तब बनेगा आपको यूपीएससी का पेपर। ये कोई व्यापम का पेपर नहीं है या सिंगल लाइन में आने वाला क्वेश्चन, एक लाइन से शुरू होकर 1.5 लाइन में खत्म हो जाने वाला क्वेश्चन पेपर नहीं आता यूपीएससी में। उसका क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन ही एक एक पैराग्राफ के बराबर होता है। सॉल्यूशन तो छोड़ो, पढ़ने में व्यक्ति थक जाता है यदि अभ्यास ढंग से ना हो तो। गलत तरीके से पढ़े हो या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और एकदम से बिठाल दो यहाँ चलो यूपीएससी का भी भारत तो धोल लगे हाथ दे ही तो आओ, देखो आप फिर
अगली बार कहेंगे भैया बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, 2 घंटे काटना मुश्किल हो जाएगा, जबकि जो तैयारी से जा रहे हैं उनके साथ में होगा कि 2 घंटे, बोले अब भी तो दिए थे थोड़ी देर पहले पेपर, वापस मांग रहे, हो गया टाइम 2 घंटे। अरे 100 में से हमारे तो अभी तक 94 तक पहुंच पाए हम, 95 या 98 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हम तो 98 पर हैं। ऐसी स्थिति होगी, समय कम ही पड़ जाता है। ठीक है, इस लेवल पर तैयार करना है आपको, इससे क्वालिटी में पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने आपको अभी दिखाया था। चलो वापस पहुंचते हैं, कहाँ गए साहब जी अपने, ऑस्कर लाएंगे। चलो, ये कौन सा वर्ड दिया है, बाजार समाजवाद करके वर्ड उन्होंने दिया है साहब जी। इसकी जो शीर्ष है, या जो इसका पराकाष्ठा, या जिसको ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल हमको देखने के लिए मिलता है, वो चाइना में देखने के लिए मिलता है, परंतु भारत में भी देखने के लिए मिलता है। खास बात ये है, वो जुड़े रहे हैं साहब जी। ठीक, चाइना में कब देखने के लिए मिलेगा, जब वहां पर सांस्कृतिक क्रांति हुई। कब हुई थी सांस्कृतिक क्रांति, 1966 एंड 69 में हुई थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कब क्या हुई थी। ठीक, उसके बाद में अपन देखते हैं कि चाइना, जो कि यूएसएसआर के मॉडल पे चल रहा था, लगभग बंद इकोनॉमी के मॉडल को अपना रहा था। ठीक है, पूरी तरह से बिल्कुल साम्यवादी मॉडल को अपना रहा था, बदलाव लाता अपनी प्लानिंग में। और खासकर 1980 के दौर में आपने पढ़ा है, जब आपको इसी बुकलेट का टॉपिक नंबर 1 पढ़ाया था, कौन सी पॉलिसी अपनाई थी, दैट इज ओपन डोर पॉलिसी, खुले द्वार की नीति। या आप इसको इसलिए आसानी समझ पा रहे क्योंकि आपको पहले वो टॉपिक पढ़ाए जा चुके हैं। डेन जियांगपिंग के द्वारा आर्थिक शक्तियों को बड़े पैमाने पर क्या किया, विकेंद्रीकृत। ओपन डोर पॉलिसी, यही तो आपने देखा साहब, ये 80-85 के दौर में ओपन डोर पॉलिसी करके दिया होगा। चेंजेस लाया गया, मैं पहले ही समझा चुका हूं, इस पूरे के पूरे तीनों चारों टॉपिक जो मैंने आपको बताए थे। जो साम्यवादी विचारधारा थे वो थोड़ी से करीब आए किसकी ओर, पूंजीवादियों की ओर। जो पूंजीवादी थे उन्होंने अपने आप में सुधार किया, थोड़ी सा करीब आए इसके साम्यवादी अर्थव्यवस्थाओं की ओर। और इस प्रकार से जो एक नया मॉडल देखने के लिए मिलता है, वही कहलाता क्या, मिश्रित का उदाहरण कहलाता है साहब जी। ठीक है, और अपनी राजनीतिक व्यवस्था उन्होंने बनाए रखी, चाहे साम्यवादी हो चाहे लोकतंत्रात्मक हो। आगे बढ़ जाते हैं, 85 के दौर से ही अपन देखते हैं रशिया में भी पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्संरचना नवीनीकरण, ग्लासनोस्ट यानी कि खुलापन की नीति हो चुका है साहब जी, ये भी अपनाएंगे। इसका मतलब है कि साम्यवादी जो विचारधारा वाले देश थे, उनने भी अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार किया। पूंजीवादियों ने तो किया ही किया, वो तो 1929 से लगातार करते ही चले आ रहे हैं। इसके पहले आपने वॉशिंगटन कंसेंसस हो, एंटी वॉशिंगटन कंसेंसस हो, यानी कि बीजिंग वाली, वो पढ़ी आपने। फिर आपने पढ़ा था साहब जी सैंटियागो पढ़ा था, पोस्ट वॉशिंगटन पढ़ा था, ये पूरी विचारधारा, भारत के आर्थिक सुधार आपने पढ़े हुए हैं। अब आप लिंकअप कर पा रहे होंगे। और आगे और जब टॉपिक्स आप पढ़ेंगे, वो भी इतनी स्टैंडर्ड की बुक से, कोई नोट्स नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, रमेश सिंह जी की किताब है। जब आप इसको पढ़ रहे हो, उसको इतने अच्छे से समझ रहे हो, और इस प्रकार जब पूरी की पूरी रमेश सिंह के सारे टॉपिक आप कर लोगे, कितनी कमांड नहीं होगी आपकी किस विषय पर, जिसके लिए तथाकथित रूप से कहा गया बहुत ही टफ सब्जेक्ट है इकोनॉमी, नहीं है। आप रहिए तो क्लास में रेगुलर, पानी बना देंगे आपके लिए साथ में, बहुत अच्छे से बनाओगे आप इसको, रिवीजन करके जाना, फैक्ट्स भी याद रहेंगे, ब्रशअप करके जाना। चलिए, तो ये कौन सा वाला नियोजन साहब जी, आदेशात्मक, इम्पेरेटिव। अब आ जाते हैं साहब जी उठा करके अपन कहां पर, इंडिकेटिव, इंडिकेटर वाला निर्देशात्मक नियोजन की ओर। लोकतांत्रिक देश, वो साम्यवादी देश, लोकतांत्रिक देशों में हमको देखने के लिए मिलता है। लोकतांत्रिक देशों में ग्रेटेस्ट एग्जांपल क्या कहलाता है साहब जी, फ्रांस का कहलाता है। उसने भी किस नाम से, बोले मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से। इसमें भी लगभग वो विशेषताएं हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि अपन देखें कि निर्देशात्मक नियोजन की क्या, इन्होंने भी संख्यात्मक रूप से लक्ष्य निर्धारित करने लगे, लेकिन इसकी जो प्रकृति अपनाई उन्होंने, वो अपनी लोकतांत्रिक पद्धति के अनुरूप अपनाई, बस ये है, बाकी चीजें वही हैं इनकी भी। और भी कुछ विशेषताएं आपको देखना है। इसका पालन करने वाले सभी अर्थव्यवस्थाएं कैसी थी या कैसी हैं, बोले साहब मिक्स्ड, क्योंकि लोकतांत्रिक वाली बात हो रही है, साम्यवादी तो है नहीं। अब सारी अर्थव्यवस्थाएं लगभग किस दिशा में चल रही हैं, मिक्स की ओर ही चल रही हैं, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही रूप से। वे बोलें, घोषणा करें अथवा ना करें, चाइना की इकोनॉमी भी किस दिशा में ही चल रही है, मिक्स की ओर ही तो चल रही है। भारत की ओर भी उसी दिशा में चल रही है, अमेरिका भी उसी दिशा में, सच्चाई तो यही है साहब। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट्स आप देखिएगा, पढ़िएगा। सबसे पहली पहली बार किसके द्वारा अपनाया गया, फ्रांस, 1944-45 में उसने घोषणा करी। 47 में उसने पहली बार अपनी 6 ईयर प्लान, ठीक, रशिया 5 ईयर, फ्रांस 6 ईयर, इस बात को ध्यान रखना।
यही वजह पूछा जाता है, भारत में पंचवर्षीय मॉडल अपनाया गया था, फ्रांस के मॉडल पर कि यूएसएसआर के मॉडल पर? तो क्या बताओगे? सिंपल सी चीज है साहब। नेक्स्ट जाते हैं, तो मोनेट करके थे वहां के साहब जी, ठीक, वहां के विद्वान थे, प्रमुख थे, हेड थे, अध्यक्ष थे साहब जी, योजना मंत्री थे। यही वजह है कि वहां की परंपरा के अनुसार उस योजना को मोनेट योजना भी कहा जाता है। इन्होंने योजना बनाई थी और पूरी अर्थव्यवस्था के जो सेक्टर थे उनमें सबसे प्रमुख सेक्टर निकाले और 8 सेक्टर में बांटे थे। यही वजह है कि इस योजना को सेक्टर योजना भी कहा जाता है, क्योंकि कितने आधारभूत? बोले साहब जी 8 में बांटे थे, ठीक है। और उसके बाद उठा करके उसने राष्ट्रीयकरण किया था, किसने? फ्रांस ने। आप देखते हैं कि इसी वर्षों के पश्चात में भारत में भी और दुनिया के कई देशों में जो प्राइवेट संस्थान, उनके राष्ट्रीयकरण की आपको एक लहर देखने के लिए मिलती है। भारत में भी आरबीआई राष्ट्रीयकरण आपने पढ़ा होगा, और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे अभी। फ्रांस, देन आपको जापान का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ब्रिटेन ने भी अपनाया था, परंतु ब्रिटेन का एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि 1 साल के लिए अपनाया, उसके बाद में उसके यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो वो छोड़ देता, उसके बाद से कभी नहीं अपनाया उसने। कौन सा? ये वाला नियोजन। बात क्लियर है? ये भी लेकिन मॉडल अभी पुराना होने वाला है, क्योंकि मॉडल लेटेस्ट वाले क्या हैं आपके? 2 ही आने वाले हैं साथ ही, ठीक है। चलिए, अमेरिका प्रादेशिक नियोजन 1916 टेनेसी हो चुका है साहब जी, लेकिन कभी उसने औपचारिक राष्ट्रीय नियोजन वर्ड यूज नहीं किया है साहब जी, सच्चाई तो ये है, ठीक है। अब जितनी मिक्स्ड इकोनॉमी है वो कौन सी अपना रही है साहब जी? निर्देशात्मक के रूप में कहा गया है, जबकि साम्यवादियों के लिए आदेशात्मक कहा, क्योंकि उनके लिए वो आसान है साहब जी, ठीक है। 91 के बाद में स्थिति बदलने वाली है, भारत में भी बदलने वाली है। 91 के पहले क्या था? आदेशात्मक था। आप जो देखेंगे साहब जी, 1991 के पहले अपन जो देख लेने वाले हैं, ऐसा देखने के लिए हमको मिलता है झुकाव। बाद में हमने चेंज किया साहब जी, ठीक है। तो 47 से लेकर 91 तक ये व्यवस्था रही भारत में भी, 91 के बाद से चेंज देखने के लिए हमको मिलेगा। आज फाइनल बात यह है कि दुनिया भर की जितनी भी मिक्स्ड इकोनॉमी वो क्या अपना रही है? ये अपना रही है, सिंपल सी चीज है साहब। और भी कई प्रकार होते हैं साहब जी, ठीक है। कुछ नाम दिए, वॉशिंगटन कंसेंसस 85, जॉन विलियमसन इत्यादि वगैरह, पढ़ चुके हो आप, ये दोबारा नहीं बता रहे, ठीक है, देख लीजिएगा। कुछ और भी टाइप होते हैं आपको दिए हैं, सीधे आप आ जाइए। अब कंक्लूड करने की दिशा में हम भाग रहे हैं इसको। नियोजन का वर्गीकरण समाज की मूल व्यवस्था के आधार पर भी किया जाता है, और इस आधार पर कितने हिस्सों में बांटा है नियोजन को? 2, जो कि मैंने पहले बताया, सिस्टम प्लानिंग एंड नॉर्मेटिव, तंत्र नियोजन एवं मानकी नियोजन। भारत में इन दोनों में से कौन सा बताया साथी? ठीक है, तो भारत में मानकी नियोजन, और उसके लिए ग्रेटेस्ट बॉडी है, थिंक टैंक है आपके देश का, नीति आयोग। पहले ही समझा चुका हूं क्या क्यों कैसा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल के वर्षों में समाचारों में रहे इस अति महत्वपूर्ण एवं समसामयिक वर्गीकरण में, कौन कह रहे हैं? रमेश सिंह कह रहे हैं, हाल के वर्षों में करंट में चर्चा में, तो ध्यान रखो थोड़ी सा, इतना ही बहुत है आपके लिए, क्योंकि पूछ देंगे उठा करके, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो साहब जी। क्योंकि क्या महत्वपूर्ण है हमसे ज्यादा बेहतर तो रमेश सिंह जी जानते हैं ना, वो खुद ही कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण है, तो इस बात को तो आपको पकड़ के चलना चाहिए भैया। क्लियर चीज है? नेक्स्ट फिर अपन ने इसको पढ़ा था, क्या होता है मानकी और तंत्र। तंत्र नियोजन में कभी भी पूरे देश की जनता को केवल एक मान लिया जाता है, उसके सामाजिक मूल्यों को दरकिनार कर दिया जाता है, न्यूट्रल मान लिया जाता है कि साहब जी सबको विकास की उतनी आवश्यकता है जितनी इनको है, यानी इस नागरिक को भी विकास की उतनी आवश्यकता जितनी इस नागरिक को है, यानी इस मामले में वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं, जो भी प्लान आएगा वो सबके लिए आएगा। जबकि मानकी वाले में टारगेटेड होता है, लक्ष्य तो होता है समाज के वे मूल्य, समाज के वे वर्ग, जैसे आपने कहा ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एग्जाम्पल, फोकस होता है कि साहब जी इनको विकास के लिए हमको ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी साहब जी। तो ये क्या कहलाता है आपका? मानकी। बोले साहब जी जब तक भारत में स्वच्छ भारत नहीं होगा, ऐसे ही बीमार होते रहेंगे, अस्पताल ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जाते रहेंगे, जेब का पूरा पैसा, जीवन भर की पूंजी जो है एक बार में उड़ेल देंगे, ठीक है। शादी, मकान, अस्पताल, आम आदमी की जिंदगी खत्म। तो बोले साहब जी सेविंग कैसे बढ़े? कौन सा नियोजन अपनाइए? बोले साहब जी जब स्वच्छता होगी तो बीमारियां कम होंगी, ऑब्वियसली साहब जी। पुराना डेटा है, प्रति व्यक्ति हर साल 15,000 का खर्च आता है लगभग लगभग, पता ही नहीं चलता जेब से उस आम आदमी के। प्रति व्यक्ति, परिवार में 5 मेंबर हैं, 70 से 75,000 मान लीजिए, औसत इतना आता है। 13,000 कहा गया था स्वच्छ भारत अभियान की प्रारंभिक रिपोर्ट्स में। करंट के साथ में और अपग्रेड करेंगे अपन इस चीजों को,
ठीक है, कि इतना प्रति व्यक्ति खर्च हर आदमी का परिवार उठाते ही उठाता है। परिवार नहीं उठा रहा है, बीपीएल कार्ड है या इत्यादि है, तो शासन तो उठा रहा है। बोले साहब इस साल तो नहीं लगा, लेकिन अगले साल अगर 1.5 लाख लग गया तो इसका मतलब है 2 साल का एवरेज क्या आया, 75,000 आया ना। ये वो चीज है साहब जी। इकोनॉमी कभी भी इस चश्मे से देखी जाती है। तो बेसिक रूट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान करोगे तो बड़ी समस्याओं का तो अपने आप हो जाएगा। यही क्या है मान के, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, समाज को फोकस करना पड़ेगा, समाज के उन तबकों को फोकस करना पड़ेगा, उन वर्गों को फोकस करना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को फोकस करके योजनाएं बनानी पड़ेंगी। ऐसा वाला नियोजन ही क्या है, मानक नियोजन है। भारत का नीति आयोग इसी दिशा में बनाया गया है। और जितनी भी योजनाएं हैं अब आप देख रहे हो उसी पर है। आरोग्य भारत मिशन, आयुष्मान भारत, सॉरी, क्या है आयुष्मान भारत, बोले 5 लाख रुपए तक का इलाज सबको। कम से कम वो जो आम आदमी उसकी जेब का कुछ पैसा सेविंग में बचेगा तो। ठीक है, बीपीएल कार्ड आपने देखा, अंत्योदय कार्ड आपने देखा साहब जी, बेटी बचाओ हो गया, बेटी पढ़ाओ हो गया, स्वच्छ भारत हो गया, जनधन खाता हो गया। अगर वो सरकारी खाता नहीं होता, प्राइवेट बैंक का होता, तो हर साल 5 से 10 हजार रुपए उसके बैंक बैलेंस में तो ऐसे ही काट लेते, पता ही नहीं चलते। तो वो जो आम आदमी है वो गरीब आदमी रह जाता। वो कब सेविंग कर पाएगा और कैसे उसके पास पैसा बचेगा, और वो कब वो खुद के लिए, खुद के विकास के लिए खर्च करके आगे बढ़ पाएगा। नहीं बढ़ पाएगा। आजादी के इतने वर्ष हो जाएंगे, हम इंतजार ही करते रह जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हमको नेशनल लेवल पर नियोजन में चेंजेस की जरूरत है। वो चेंजेस किए गए हैं। उसकी शुरुआत हमको कब से देखने के लिए मिलती है, 2010-11 के इकोनॉमिक सर्वे में देखने मिलती है। और विधिवत स्वरूप में हमको कहाँ से, नीति आयोग में देखने के लिए मिलती है। और अब तो हमें उनके परिणाम भी मिलने लग गए हैं कि हमारी ये सारी योजनाएं बेहद सफल रही हैं। और इस प्रकार से लिख करके, उसकी समीक्षा करके जब आप मेंस का आंसर लिखोगे, डेफिनेटली आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि ना केवल वो आपके तथ्य, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट को देखेंगे, लास्ट मोमेंट पर वह आपकी सोच को, मानसिकता को, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को भी देखेंगे, जो कि कंक्लूजन में दिखेगी यदि आप इस प्रकार से पढ़ करके लिखेंगे। तो जब आप ऐसा पढ़ोगे समझोगे तो डेफिनेटली अच्छे ही लिखोगे यार। ऐसे कर करके अपन को हर टॉपिक को पढ़ बस लेना है, तैयार कर लेना, और क्या बात है। दैट्स इट, ओवर टॉपिक आपका। क्लियर है कि नहीं, बन जाएगा अपन को, इसी अपन देख चुके। सीधे ज्यादा है तो क्वेश्चंस पर आ जाते हैं अपन। ठीक है, चलिए पहले आप लोग बता दीजिए, समझ में आया टॉपिक की नहीं आया, ज्यादा फास्ट तो नहीं था। क्योंकि मेरी अप्रोच ये है कि एक दिन में कम से कम 1 से 2 टॉपिक इकोनॉमी के हो जाने चाहिए, और उसके बाद में अपन किस पर आने वाले हैं, अभी करंट अफेयर पर आने वाले हैं। आज कितनी तारीख है उसका न्यूज़पेपर देखने वाले हैं। क्योंकि कितना ही स्टैटिक आप पढ़ लो, करंट अफेयर तो आपको अपडेट रखने पड़ेंगे ना। कैसे अपडेट होंगे, खासकर यूपीएससी के लेवल पर। ये करंट अफेयर की ईयरली मैगजीन खरीद के ले आया और हो जाएगा क्या, आपको ये तैयार करना ही पड़ेगा। और तैयार करने के लिए इतने वर्षों का जो अनुभव है वो पूरा का पूरा आपको यहाँ पर अभी बता देते हैं, समझा देते हैं, दिखा देते हैं साहब जी। तो पूरा का पूरा जो न्यूज़पेपर है हर दिन का अपन को तैयार करना पड़ेगा कम से कम समय में। कितनी तारीख का है आपका, ये क्या डेट दी हुई है, इस चीज को समझ लीजिए बहुत अच्छे से। 2 ही न्यूज़पेपर हैं आपके वर्तमान में, अगर इंग्लिश की बात करें, इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू साहब जी। कोई सा कम से कम एक, कोई भी एक रेगुलर वे में आपको ये लेकर के चलना चाहिए, और उसको करंट के साथ में, जो स्टैटिक टॉपिक आपने अभी पढ़े उनके साथ में लिंकअप करना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी तैयारी हो पाएगी यूपीएससी के स्तर की। ये कहलाती है आपकी जेन्युइन तैयारी साहब। क्लियर बात है। कुछ क्वेश्चन भी लगे, हाँ देख लेते हैं। पूरा पूरा टॉपिक आपने पढ़ा है, कितना क्या समझा है उसका अभ्यास भी आपका हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हो गया है, ये वाला हो चुका है, समझ में आ गया, बताने की जरूरत नहीं है। इस पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लीजिए फटाफट। आर्थिक योजना की प्रक्रिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें साहब जी। ठीक है, और उसके बारे में बताना है अपन को। पहले ही पढ़ लिया करो कि इनमें से कौन से कथन सही है बताना है कि गलत है बताने हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको बताना, कौन कौन से कथन सही है बताना है। ठीक है, पहले ही इस बात को फाइंड आउट किया करो। ये टेक्निक ध्यान रखना, अगर यूपीएससी का एग्जाम, सिविल सर्विसेज का एग्जाम, आईएएस का एग्जाम पास करना है तो आपको। चलो पढ़ते हैं अपन। तो सही कौन कौन से कथन है ये बताना है। ये छोटे छोटे से स्टेप है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उनको फॉलो करो, आराम से पेपर निकलेगा आपका। आर्थिक योजना की प्रक्रिया संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए, बताना है कथन सही कौन से। पहला कथन नंबर 1, इसके सिद्धांतों के अस्तित्व में आने से पहले ही कई देशों ने अपनाया था। हाँ जी, ठीक है, सैद्धांतिक रूप से इसकी घोषणा होती है कि हाँ इसको नियोजन कहेंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे, उसके पहले से भी कर रहे हैं, मानव सभ्यता बहुत समय से अपना रही साहब जी। ठीक है, तो आर्थिक योजना
व्यक्ति के स्तर पर भी अपनाया जा रहा है सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्ष प्राचीन काल से, ठीक है। और राज्य के स्तर पर भी भारत की इतिहास आप पढ़ेंगे तो आप पाते हैं कि साहब जी भारत में कई ऐसे शासक हुए साहब जी, जिन्होंने राज्य की आय के बारे में पता लगवाया, कई योजनाएं निर्माण करी, ठीक है। उनमें से बहुत सारों की योजना सफल रही, कुछ ऐसे भी रहे जिनने 5 योजना बनाई, पांचों फेल हो गए, तो ऐसे भी रहे, पर उन्होंने प्रयास तो किया। तो औपचारिक रूप से अस्तित्व में आने के पहले व्यवहारिक रूप से वो प्रैक्टिकल वे में अपनाया जाता रहा है। ये वाली बात पूछ रहा है कि ये वाली बात सही है कि गलत है, तो आप क्या बताएंगे? ये वाला पहला कोटेशन सही है। और यहाँ पर आप एक छोटा सा कोटेशन यहाँ पर लगा देने वाले हैं, ऐसा कॉलम जो सही है, उसके बैक साइड में क्या लगा दोगे कि हाँ जी ये सही है, ठीक है, बाद में, ताकि आप उसको क्रॉस चेक कर सकें। नेक्स्ट, इसे भारत में स्वतंत्रता पूर्व काल में भी अपनाया गया था। हाँ जी, आपने पढ़ा हुआ 1938 पढ़ा था, एनपीसी पढ़ा था, 1940 1949 तक उसकी रिपोर्ट्स इत्यादि वगैरह, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, एम विश्वेश्वरैया जी इत्यादि, बॉम्बे प्लान, सब पढ़ा तो है आपने। यानी पहले भी, आजादी के पहले, हाँ भले ही थोड़ी सा पहले से ही, यानी ये वाला कोटेशन भी क्या है? सही है। नेक्स्ट, कोटेशन नंबर 3 पर, आधिकारिक रूप से भारत ने अपनी योजना का मॉडल यूएसएसआर से कम और फ्रांस से ज्यादा लिया है या अधिक अपनाया है? बोले साहब उल्टा लिखा है, यूएसएसआर से ज्यादा पंचवर्षीय लिया हमने, ना कि फ्रांस का 6 वर्षीय लिया है। यानी ये वाला कोटेशन क्या है? इसके पीछे कितने कोटेशन सही हैं आपको सही बताना है, इनमें से कौन कौन से? तो पहला सही और दूसरा सही है। चलो ऑप्शनों की ओर चलें और मैच करके देखते हैं कि पहला और दूसरा दिया भी है ऑप्शन में कि नहीं दिया। भैया ऐसा तो नहीं अपन कुछ गलत समझ रहे हैं? बताइए क्या आंसर होगा? 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए फॉर एप्पल। जरा मिलाना, इसका आंसर क्या दिया हुआ है 8th नंबर के क्वेश्चन का? ए फॉर एप्पल ही तो दिया हुआ है भैया। कुछ समझ में आया? ऐसे कर करके अपन सारे क्वेश्चनों को बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, रेगुलर क्लासेस में रेगुलर वे में करेंगे। इवन स्थिति ये आ जाएगी कि बहुत सारे क्वेश्चन के लिए आप खुद बोलेंगे सर ये हमको बन रहा है, सर ये 2 है, 3 है, 4 है, सिर्फ इतना बता दीजिए। क्योंकि जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आपका बेस काफी अच्छा तैयार हो चुका होगा और आपकी कमांड पैदा हो रही हो। तो जिस प्रकार का अभी अपन ने इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक नंबर 5 रमेश सिंह जी में से देखा, पूरा का पूरा टॉपिक देखा, क्योंकि यूपीएससी मतलब आपको ये पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, पूरा समझना पड़ेगा। कोई ल्यूसाइन टूसाइन टाइप से काम नहीं आने वाली है ना, एग्जाम निकलने वाला, पढ़ जरूर लो। उसके लिए यही बुक पढ़नी पड़ेगी, इसी प्रकार की स्टैंडर्ड की बुक्स पढ़नी पड़ेगी, और भी कई चीजें जो अभी बताएंगे वो भी पढ़ना पड़ेगा, अपग्रेड रखना पड़ेगा, तब जाकर के एग्जाम क्वालिफाई होगा। और इस प्रकार की जो क्लासेस हैं आपको कहाँ पर? इस बैच में मिलेंगी, रेगुलर क्लासेस, पूरी की पूरी क्लासेस। और विश्वास मानिए ये ना केवल यूपीएससी के एग्जाम में, यानी यूपीएससी का, सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स का हो, चाहे मुख्य परीक्षा हो, चाहे इंटरव्यू, ना केवल इसमें काम आएगा, बल्कि आप अपनी लाइफ में अलग कोई सेकेंडरी ऑप्शन लेके चलना चाहते हैं कि बोले हाँ एमपीपीएससी भी दे देते हैं, स्टेट सर्विसेज भी देते हैं, वहां भी काम आएगा, वो एग्जाम भी क्वालिफाई कर जाओगे, बिल्कुल निश्चित रूप से कर जाओगे। बोले नहीं सर और जल्दी रोजगार की जरूरत है, एसएससी, बैंक, रेलवे वगैरह इत्यादि सब में काम आएगा आपको। क्या? अगर इकोनॉमी आपका स्ट्रांग है तो हर जगह ये चीज आपको काम आएगी, बनेगी, यूटिलाइज कर पाओगे, यूज कर पाओगे। और जिस प्रकार से आपने पढ़ा, देखा भी, कई बार विद्यार्थी पूछते हैं कि बोले सर जी बैच का मीडियम क्या रहेगा? तो बैच का मीडियम यही रहेगा आपने जो देखा, चाहे आपका इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, जिस प्रकार से पढ़ाया गया। इंग्लिश मीडियम के भी आप हैं, क्या कोई दिक्कत गई आपको पूरे टॉपिक के दौरान किसी भी चीज को समझने में? नहीं जाएगी। क्या आप हिंदी मीडियम के, आपको दिक्कत गई क्या? नहीं गई ना, किसी को दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से रहेंगी क्लासेस, जो भी आपकी क्लासेस रहेंगी, ना इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत, ना हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत रहेगी साथी। थोड़ी सा अप्रोच आप एक अलग से थोड़ी सी डेवलप कर लें, ज्यादा है। ये हिंदी वाली पीडीएफ में आपने देखा, आपके पास में इंग्लिश मीडियम की होगी बुक, इंग्लिश मीडियम के परचेज कर लीजिएगा आप, उसमें से देख लीजिएगा, और भी खास ग्लॉसरी वर्ड्स, स्पेसिफिक वर्ड्स आपको उसमें मिल जाएंगे। उस चीज के लिए आप प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि हमें दोनों को लेकर के चलना पड़ता है, चाहे हिंदी मीडियम वाले हों चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हों। ठीक है, अलग अलग नहीं हो पाता। और जितने भी बैचेस होते हैं, ना केवल अपने यहाँ बल्कि मैक्सिमम जगह ये होते हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो तो भी आधे से ज्यादा क्लास हिंदी में चलती है, बहुत सच बात ये है। वो चाहे हिंदी मीडियम वाले हो, कई चीजों में इंग्लिश में चलाना पड़ता है, मजबूरी है। तो अपने यहाँ ऐसा ही रहेगा, और कैसा मीडियम रहेगा तो वो ऐसे ही रहेगा अपने यहाँ पर, जो आपने अभी एग्जाम्पल देख लिया क्लास का। सिंपल सी बात तो यह है साहब, क्लियर है। प्रयास ये रहेगा, ईमानदार प्रयास ये रहेगा कि किसी भी मीडियम का विद्यार्थी हो, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो इत्यादि, दिक्कत आपको ना जाए। तब भी कोई दिक्कत है तो आपके पास में ऑप्शन, आप पूछ सकते हैं कोई चीजों को लेकर के।
आप नहीं पूछ रहे हैं इसका मतलब है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। उस चीज़ को हम ज़्यादा स्पेसिफिक वे में डिफाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है? कोई दिक्कत गई किसी को? नहीं गई ना? बस तो फिर आगे भी दिक्कत नहीं जाएगी, सब सिंपल सी चीज़ है। तो इस बैच को ज्वाइन करें, दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। डेडिकेटेड बैच यूपीएससी 2026 यदि निकालना है, अभी से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे हमको। अभी से तैयार करेंगे कि ये इकोनॉमी ही अगले पता चला 2 महीने चलेगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट सब्जेक्ट, फिर नेक्स्ट, 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 इस प्रकार से चलना है। अच्छा खासा आप तैयार कर चुके होंगे। हालाँकि ये बड़ा सेक्शन है, थोड़ी-सा लेंथी सेक्शन है और इस अप्रोच पर या डेप्थ में या एक नॉलेजेबल अप्रोच पर तैयार करने में समय तो लगता है। पर अभी से आप प्रयास करेंगे, तो मान के चलिए कि अगले कम ही समय में आप तैयार हो चुके होंगे एक जेन्युइन वे में यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के लिए। ठीक है? बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि जो यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर आता है, जो आपने पहले भी दिया है, आपको जो भी अनुभव है, उस क्वेश्चन पेपर के सापेक्ष, उसके स्तर के सापेक्ष आपको यह क्लास कैसी लगी? उसके इक्विवेलेंट लगी, कमतर लगी, अच्छी लगी, जो भी है आप अपना व्यू अवश्य दीजिएगा। अपनी भाषा, शैली, परंपरा, अपनी गरिमा को ध्यान में रखते हुए। मिलते हैं ना आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।